हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग, जैसा कि समय हो रहा है 2:39 रात के, तो मैं ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो और जितने फार्मूले जिसमें आते हैं उनको नोट करते जाओ। ये टोटल फार्मूला बेस्ड लेक्चर है। जितने कंसेप्ट कवर हो सकते हैं उतने के सारे कंसेप्ट मैंने इसमें रखे हैं। लेक्चर 1 घंटे का 1.5 घंटे का जितना भी होगा, घबराना मत, आराम से देखते जाओ। इजी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा। और याद रखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है। तो मैंने आपको कोई फार्मूला रटवाया नहीं था, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, उसी में सारी चीज़ें बता दी थी। तो आज स्पेशली क्लास में ले रहा हूँ कि सारे फार्मूलेज आपके एक वीडियो में कवर कर दूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग ने सारे क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस कर लिए। हर टॉपिक से 25 से 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं आपको, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के। अब हम लोग फिजिक्स का ये वन शॉट रिवीजन समझ लीजिए। 11-12 की जितनी फिजिक्स आज तक आपने पढ़ी है उसको मैं एक ही वीडियो में समेट कर रिवाइज कराऊंगा। और उसको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में जाइएगा, जितने भी चीज़ें आपकी आएंगी इसी से आएंगी, आराम से कर ले जाओगे। 40 में से 40 मार्क के आना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं बहुत आराम से। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो ज़रा भी बोरियत फील नहीं होगी। इसलिए बने रहिए साथ में 1 घंटा, आधा घंटा, और आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा जो फार्मूला है, बात करते हैं मिरर्स की, ठीक है। मिरर्स क्या होते हैं? दर्पण हिंदी में इनको कहते हैं हम, ठीक। तो मिरर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। तो पहला ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि देखो, अब दो प्रकार के आंख में दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, सबको पता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब होता है आसपास यानी नियर अबाउट, और आसपास से आया और आ मतलब अवतल, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1। तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। चलो दूसरा क्वेश्चन, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल और उत्तल लेंस की दोनों की कुछ फोकस दूरियां होती हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होगी या अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होगी, ठीक है। तो मैं लेंस और मिरर कभी बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना। अवतल दर्पण या अवतल लेंस, इन दोनों की फोकस दूरियां जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं, और उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों की फोकस दूरियां पॉजिटिव होती हैं। कितनी चीज़ें समझ में आई? 4 चीज़ें। कितने से? खाली मिरर लिखा है मैंने अभी, ठीक है। चलो आओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, मैं आपको इसको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक सरफेस है, ओके। अब इस सरफेस पे सपोज दैट ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। यहाँ से हमने एक लाइट रे इंसिडेंट की, ठीक। ये एंगल बना रहा है यहाँ पे आई, फिर ये लाइट रे यहाँ पे ऐसे चली गई और एंगल बनाया आर। ये है इंसिडेंस एंगल, ये है रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। अब पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच का जो टोटल एंगल है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये एंगल कितना होता है इसका मान निकालने के लिए, अगर आपको खाली इंसिडेंस एंगल पता हो तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें में से आप 2i कर दीजिए। यानी कि सपोज दैट, अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। जैसे आपसे कहा आपतन कोण यानी कि इंसिडेंस एंगल का मान जो है वो है 18 डिग्री, ठीक है। और आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, ठीक है, यानी विचलन कोण का मान। तो आप लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स 18 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है। 180 डिग्री माइनस में 18 दूना 36 डिग्री, 154 इसका आंसर आ जाएगा। 154, 154 6 7 3 90, 144, सॉरी 144 डिग्री आंसर, ठीक। तो ये कंसेप्ट आपने सीखा क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मैंने कहा राम श्याम से, ध्यान से सुनना, राम श्याम से 2 किलो ज़्यादा वजनदार है और मोहन श्याम से 4 किलो ज़्यादा वजनदार है। तो राम और श्याम के बीच में कितने वजन का अंतर है? ठीक, मतलब ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है, सी बी से 3 गुना तेज दौड़ता है, तो ए सी से कितना तेज दौड़ेगा, कितने गुना? ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलो अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये आपके पास मिरर है, सपोज दैट मैंने आपको 2 सरफेस, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बाद एक और चीज़। सपोज दैट आपके पास ये कि मिरर है और एक दूसरा मिरर हमने इससे थीटा एंगल पे रख दिया है, ये थीटा एंगल, ठीक है। अब मान लो एक लाइट रे यहाँ पे आई, वो यहाँ से टकराई, ठीक है, इस नॉर्मल से, और यहाँ से पे आई, यहाँ पे टकराई और फिर ऐसे चली गई। तो इन दोनों, जो पहली रे है, पहली रे यहाँ पे जो टकराई और वही रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो इन दोनों के अगर थीटा डिग्री, ये एंगल है थीटा डिग्री, 2 प्लेन मिरर्स के बीच में या 2 मिरर्स के बीच में, तो आपसे अगर एंगल ऑफ डेविएशन पूछे डेल्टा,
ठीक। तो आपसे अगर एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो इसका दूसरा फार्मूला होता है 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। तो अगर मान लो ये थीटा आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री दिया है, आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो लगा दो डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, और ये हो जाता है 300 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन का। इतनी चीज़ें समझ में आई। चलो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये देखो क्या है, ये और कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसमें देखो एक मिरर है आपके सामने, ठीक है। यहाँ से आप दौड़ना चालू करते हैं, सपोज दैट ये आप हैं, ठीक है। मेरी आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, ये आपकी टांगे हाथ। यहाँ से आप दौड़ना चालू करते हैं तो आप देखेंगे पीछे से मिरर में आपका जो प्रतिबिंब है, यानी कि आपका जो इमेज है वो दौड़ता हुआ इधर को आएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे तो आप खिसक नहीं रहे हैं इधर उधर, तो यानी ऊपर नीचे की वेलोसिटी जो आपकी है वो सेम रहेगी, यानी कि वेलोसिटी जो पैरेलल वाली है वो तो सेम रहेगी, बट इधर की जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली वेलोसिटी ये चेंज होगी। और याद रखिए जितनी तेज़ आप इधर को दौड़ रहे हैं उतनी तेज़ मिरर आपका इधर की ओर दौड़ रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा, ठीक। चलो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं हम लोग। मिरर और लेंस में थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं। कह रहा हूँ इस लेक्चर को पूरा का पूरा देख लो, एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का इधर उधर हो जाए तो कहना, और जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई देख के जाओ, 40 में से 40 ऐसी आएगा, ठीक। और अगर अलग से भी आए तब भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं है मैंने अपनी ओर से। चलो मिरर्स देखते हैं, ठीक है, और लेंस देखते हैं, इनमें कंपैरिजन करते हैं। देखो मिरर में जो हमारा मिरर क्या होता है, मिरर में देखो मिरर और लेंस दोनों का मैंने बताया था, अवतल है अगर तो निगेटिव होगी फोकस दूरी, अगर उत्तल है तो पॉजिटिव होगी, ये चीज़ें समझिए। इसमें होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर, सबको पता होगा, f इज इक्वल टू r/2 बचपन का फार्मूला है, ठीक है। इसमें लेंस फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू, दर्पण में मिरर में 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये होता है यहाँ पे लेंस। और लेंस में लेंस मेकर्स फार्मूला लगता है। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है कि किसी लेंस, जैसे मान लीजिए आपको कोई चश्मा बनाना है तो चश्मे के लिए उसकी फोकल दूरी क्या रखें, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखें, तो ये सारी चीज़ें लेंस मेकर फार्मूला होता है। और ये फार्मूला होता है क्या है, 1/f इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ रिलेटिव इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और ये -1 होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स -1, ठीक है। और इंटू में होता है, इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे देखो फार्मूला आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, म्यू एल जो आपने लिखा है, या म्यू आर जो लिखा है, ठीक है। म्यू आर क्या होता है, म्यू एल अपॉन म्यू एम। एम क्या है, ये क्या कहते हैं, म्यू एल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यानी एक लेंस जो आपने इस्तेमाल किया उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको आपको ऊपर रखना है। और नीचे जो म्यूएम लिखा है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और मीडियम यानी इधर सराउंडिंग, यानी कि लेंस को आपने किस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिए लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। r1 क्या है, इस वाले लेंस के पार्ट की इस वाले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 इस वाले पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक, तो ये लेंस हो गया आपका। अब आओ लेंस में 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। अगला आओ लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये किस में होता है, ये होता है दर्पण में, यानी कि मिरर में, ठीक है। और लेंस में क्या होता है, लेंस में यही फार्मूला होता है HI/HO, यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हट जाएगा, v/u यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन मतलब, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब इसकी इमेज मैंने, ये अवतल दर्पण है, इसकी इमेज मैंने देखा कि कहाँ बनेगी, तो सपोज इसकी इमेज यहाँ पे बनी और ऐसे बन गई, ठीक। तो ये होता है लेटरल मैग्नीफिकेशन। और इसको कैसे लिखते हैं, WI/WO, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज की जो ब्रेथ है बटे ऑब्जेक्ट की विड्थ। और ये क्या है, VX/VO, यानी कि जो इमेज की क्या कहते हैं, जो इमेज की लेंथ है अपॉन में ऑब्जेक्ट की लेंथ, और ये होता है -b² माइनस बी स्क्वायर बटे स्क्वायर, ठीक। देखो पावर का फार्मूला होता है -1/f, किसके केस में, मिरर के केस में। और पावर का फार्मूला होता है 1/f किसके केस में, लेंस के केस में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए और इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये देखो लेंस का याद रखिए, 1/f बराबर हमने फार्मूला रटाया ही था, MI इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू b/u। अब देखो अगर कोई लेंस आपको दिया है, सपोज दैट दो लेंस आपको दिए हैं, ठीक है, एक मिनट, दो लेंस आपको दिए हैं, एक लेंस ये दिया है, एक लेंस ये दिया है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, ठीक है।
और इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है। तो अगर आपको पूछे पावर इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट पावर, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी P1 प्लस P2, ठीक है। अगर फोकल दूरी पूछे तो 1/f इक्विवेलेंट, आप जानते हैं कि फोकल दूरी पावर बराबर 1/फोकल फोकल लेंथ होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। तो ये रिलेशन आप याद रखिए। इस तरह से बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। चलो आगे आओ, अब देखते हैं हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या होता है, जब कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना यानी कि रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन कहते हैं। चलो अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। चलो मैं आपको स्लाइड से समझाता हूँ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन। आओ, मैंने कहा यहाँ पे सपोज दैट एक वाटर का टैंकर है, ठीक है। ये हमारा एयर है, ये हमारा नॉर्मल है। अब मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट की यहाँ से, सपोज दैट ऐसे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ये लाइट रे यहाँ गई, लेकिन ये एयर से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि ज़्यादा होता है इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, और ये हो गया आर हमारा, ठीक। सपोज दैट इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट थी वो C1 थी, और यही लाइट की वेलोसिटी इसमें है जो वो C2 हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं, इसका सपोज दैट μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, और इसका μ2 है वाटर का। तो हम लोग लिखते हैं कि 1μ2, ध्यान से देखिएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो ये ध्यान रखिए कि जो यहाँ इसके साथ चिपका रहता है वही इसके साथ चिपका रह जाता है, यानी इसको हम लिखना चाहें तो μ2/μ1 लिख सकते हैं, ठीक। इसी को लिख सकते हैं, और इसी को अगर हम पलटना चाहें इसी को, तो इसको हम 1/2μ1 लिख सकते हैं, यानी जैसे इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करेंगे ये 1/, में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक। चलो तो ये हो गया। अब देखो 1μ2 क्या लिखा था मैंने, अब देखो 1μ2 बराबर होता है sin I बटे sin R। इसको याद रखो, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में एंगल, पहले माध्यम में कौन सा एंगल होता है I, उसका साइन बटे दूसरे माध्यम में एंगल उसका साइन, यानी कि 1μ2 पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर पहले के सापेक्ष दूसरे का एंगल, यानी पहला एंगल कौन सा है साइन I, दूसरा कौन सा है साइन R। ये याद रखिए। अब देखिए पहले माध्यम में वेलोसिटी C1 है, दूसरे माध्यम में वेलोसिटी C2 है, तो C1/C2 भी लिख सकते हैं। अब देखो C1 जो होता है वो f λ1 f फ्रिक्वेंसी होती है, C2 इक्वल टू f λ2, और किसी की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। याद रखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो क्या नहीं बदलता है, तो फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती है। एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो f λ1/f, तो f से f खत्म हो जाएगा, तो λ1/λ2। कहने का निष्कर्ष ये निकला कि 1μ2 इज इक्वल टू λ1/λ2 इज इक्वल टू C1/C2। ये चीज़ आप याद रखिए, ये रिलेशन बहुत काम आता है। एक λ1 दे देगा, λ2 पूछेगा और पहले के दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक दे देगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखिए। अब देखो अगर लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो आपको पता है कि उसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रिटिकल एंगल होता है, तो क्रिटिकल एंगल का मान 1/μ डेंस होता है, यानी कि साइन ऑफ C इज इक्वल टू 1/μ होता है, और म्यू होता है किसका, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब होता है हमारा कर्व सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन। तो याद रखिए कर्व सरफेस के द्वारा जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस माध्यम में जा रही है, इस माध्यम में, यहाँ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कौन सा है, ये वाला, ये है μ2। जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो यानी हवा से जा रही है अगर तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। तो μ1 होता है जिससे जा रही है और μ2 जिसमें जा रही है। तो लिखेंगे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब इसका अगर आवर्धन क्षमता लिखना हो तो ये चाहिए अपॉन HO इज इक्वल टू v/μ2। देखो यहाँ पे v के ऊपर μ2 है तो हम v/μ2 कर दिए हैं, और यहाँ u के ऊपर μ1 है तो हम u/μ1 कर दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले से आप इनको रटे रहिए, और काफ़ी ज़्यादा आपसे क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स में। चलो ये देखते हैं प्लेन सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो सपोज दैट ये है हमारा टैंकर, ठीक, पानी का, और मैंने इसमें आपको कूदा दिया। सर मैं टैंकर में नहीं कूदूँगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम मत कूदना, मैं कूद जाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आप ही हैं, ये हैं आप, ठीक है, आप कोई भी हो, ठीक। अब मैंने आपको इस टैंकर में कूदा दिया, ठीक।
यहाँ पे एयर है, सपोज दैट यहाँ पे वाटर भरा था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ, सपोज दैट एन है या म्यू है, सपोज दैट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मैंने कहा यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है जिसकी हाइट इस सरफेस से है एच, ठीक। ध्यान से समझना, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि मैं क्या बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको एक टैंकर में कुदा दिया, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया ठीक है, याद करो, रन पिक्चर याद करो। मैंने आपको एक टैंकर में कुदा दिया, उस टैंकर में था पानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। कंसेप्ट क्लियर? ओके। एक ऑब्जेक्ट इस पानी के सरफेस से ऊपर रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है पानी के सरफेस के ऊपर और एच हाइट ऊपर रखा है पानी के सरफेस से, ओके। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप पानी से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, पानी से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगा आपको, तो आपको ये म्यू एच ऊंचाई पर दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं यहीं हवा में उपस्थित हूँ तो मुझे ये एच ही ऊंचाई पर दिखाई देगा। आपको ये म्यू एच ऊंचाई पर क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आप जिस पानी में खड़े हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या म्यू है, म्यू। तो यानी कि अगर किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई इंसान घुस जाए, कंसेप्ट सीखो, बहुत लोग पढ़ाए हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आएगा, सुनो। यदि आप किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में घुस जाएं, ठीक है, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में अगर मैं आपको घुसा दूं और बाहर से कुंडी बंद कर दूं और मैं कहूं कि अगर ऊपर से देखने की जगह है तो आप देखो कि जो एच हाइट पर आपके सरफेस से ऑब्जेक्ट है वो आपको कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगा, तो आपको म्यू एच ऊंचाई पर दिखाई देगा, इतना याद रखो, ठीक। और वही आप जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखता हूँ यहाँ पे हवा के माध्यम में, तो एच ही ऊंचाई पर दिखाई देगा। समझ में आया? चलो दूसरा कंसेप्ट सुनो। अगर आपको वाटर टैंकर में एक ऑब्जेक्ट मैंने सपोज दैट डाल दिया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट को अंदर कर दिया और आपको निकाल दिया बाहर, चलो भाई आपको टैंकर में नहीं जाना था सर, मुझे फालतू में भेज दिया, हाँ चलो ठीक है, अब टॉवेल वगैरह लेके सुखा लो अपने आप को, तो हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है चलो, अब मैंने, ये है हमारा एयर, ये है हमारा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला वाटर, मैंने आपको बाहर निकाल लिया और पार्टिकल को अंदर कर दिया, कितना? सरफेस से एच हाइट नीचे, ठीक। अब देखो एच हाइट नीचे मैंने पार्टिकल को कर दिया, अब अगर इस आप पार्टिकल को देखेंगे आप तो ये आपको कितनी गहराई पर बाहर से दिखाई देगा, जैसे मैं इसमें घुसा हूँ और पार्टिकल को दिखाऊंगा तो मुझे एच ही गहराई अंदर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको बाहर से देखते हैं तब ये आपको एच बटे म्यू, याद रखो एच बटे म्यू गहराई पर दिखाई देगा, ठीक। तो सपोज दैट मैंने, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये है आपका टैंकर, टैंकर टैंकर टैंकर, यहाँ आपको मैंने घुसा दिया था, ये सपोज दैट, एक मिनट, सपोज दैट ये हाइट आपकी है 50 सेंटीमीटर की और यहाँ पे है एक पार्टिकल, ठीक। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज दैट ये कोई भी मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 10, ठीक। अब मैं इसको कहता हूँ कि आपको कितनी हाइट पर ये दिखेगा, तो कुछ नहीं करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में घुसकर दिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 500 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको दिखाई देगा सरफेस से। अब यही क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, एक टैंकर है, टैंकर में मैंने आपको घुसा दिया था, अब मैं टैंकर से आपको निकाल देता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे निकाल के मैंने कर दिया, ये है आपका एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट 5 है और यहाँ से 25 सेंटीमीटर की हाइट पर मैंने एक बॉल रख दी है। इस बॉल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो कितनी दूरी पर आपको दिखाई देगा यहाँ से, तो ये 25/5 यानी कि 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पर आपको दिखाई देगा, यानी ये तो यहीं दिखाई दे जाएगा, यहीं पे। तो बॉल एक्चुअली में यहाँ थी और दिखाई कहाँ दी? यहाँ पे, ठीक। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट था यार, किसी को समझ में नहीं आता है, अब इस तरह से मैंने घुसा घुसा के कहा है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का फॉर्मूला। अरे सर इतना, ये जो सुनते आ रहे, हाँ 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 हाँ, वही सुनते जो आ रहे थे वही है अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का फार्मूला। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला हमारा क्वेश्चन थोड़ी है, रिवीजन कर रहे हैं। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रिज्म। अगर आपको कंपटीशन देना है, आपको फिजिक्स का पेपर क्लियर करना है, तो किसी भी कंपटीशन में प्रिज्म के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है तो सर इतना इंपॉर्टेंट है तो पढ़ा दीजिए ना अच्छे से। हाँ तो पढ़ा तो रहे, पढ़ो। देखो एक आपके पास प्रिज्म होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्रिज्म में एक एंगल होता है प्रिज्म का, जिसे एंगल ए प्रिज्म एंगल कहते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ से एक इंसिडेंट रे की, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो देखो इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का, यानी ये नॉर्मल की ओर जो रे है ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो हमारा ये था नॉर्मल, यहाँ रे जा रही थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में झुक गई यहाँ पे देखो ऐसे सीधी हो गई और फिर यहाँ से बाहर निकली तो ये विलंब से दूर हट गई। तो इस तरह से इसका हो गया रिफ्रैक्शन। अब सुनो, ये अगर डेल1 एंगल है, इस यहाँ पे डेल1 डेल2 जो सारे एंगल हैं, तो इनमें रिलेशन क्या होता है इनको जानिए। डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है एंगल ऑफ डेविएशन? देखो रे आपकी यहाँ जानी चाहिए थी और निकली यहाँ है,
तो इनके बीच में जो एंगल बना ये वाला, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं हम, ठीक है। एक्चुअली रे यहाँ जानी चाहिए थी और निकली यहाँ पे। तो जो इमरजेंट रे है, यानी कि जो किरण आपकी अपवर्तन के बाद बाहर निकली है और जो किरण आपने इंसिडेंट की थी, उनके बीच में एक्चुअल जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। निकलता कैसे, I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 क्या है, इंसिडेंस एंगल है। I2 क्या है, इमरजेंट रे का बाहर का अपवर्तन एंगल है। और इन दोनों को जोड़ के एंगल ऑफ प्रिज्म से माइनस कर दीजिए तो आपको डेल्टा मिल जाएगा। R1 प्लस R2 की वैल्यू ए होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतना ध्यान रखिए आप। R1 प्लस R2 की वैल्यू ए होती है। मैंने क्या कहा, R1 प्लस R2 की वैल्यू, जहाँ यहाँ पे जो R1 है, यहाँ पे जो R2 है, इनकी वैल्यू अगर जोड़ दें तो हमको एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू मिल जाती है। और सपोज दैट आपको R1 दिया है 56 डिग्री, R2 दिया है आपके पास क्या कहते हैं 44 डिग्री। आपसे पूछा एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ, तो 56 में 44 जोड़ दो, 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप रटे रहो, ठीक है। अब देखो, द प्रिज्म ए इज स्मॉल, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो, सपोज मैंने बहुत पतला प्रिज्म ले लिया, इतना पतला, देखो ए ये, अब ये एंगल आपका ए है जो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। और कभी कभी अगर प्रिज्म को बहुत ही पतला ले लूँ तो बिल्कुल सब प्लेन हो जाएगा, दिखेगा नहीं एंगल ही, ठीक है। तो अगर डेल्टा टेंडिंग टू आपका डेल्टा एम हो, यानी वेरी स्मॉल हो, तो एंगल आपका अगर बहुत स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म टेंडिंग टू सपोज दैट 0, तो डेल्टा टेंडिंग टू डेल्टा मिनिमम हो जाता है, इसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए इंटू म्यू माइनस 1। याद रखो, म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। तो जो जितने फार्मूले बता रहा हूँ इनको रटते जाओ। और उस केस में जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो उस केस में अपवर्तनांक की वैल्यू, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि क्या होता है, तो साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ऑफ ए बाई 2। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। अब आपको अपवर्तनांक देगा, एंगल ऑफ प्रिज्म देगा, और आपसे पूछेगा क्या, डेल्टा एम, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आप रट लीजिए, बचपन का फार्मूलेज है, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ, सबको पता है। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है सर, देखो यहाँ पर जब प्रिज्म से आपने किया था, 1 मिनट दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे आपने वायलेट लाइट छोड़ी, ये यहाँ से गई यहाँ निकली, रेड लाइट छोड़ी, यहाँ से गई यहाँ निकली। अब देखो यहाँ पे जब इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये वाला जो एंगल मिलता है इसी को एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। और ये एंगल क्या होता है, देखो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या था, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो एंगल ऑफ अगर वायलेट रे की निकले लिखेंगे हम, तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस 1 हो जाएगा। अगर एलो के लिखेंगे तो ए इंटू म्यू ऑफ एलो माइनस 1 हो जाएगा। और रेड के लिए लिखेंगे तो ए इंटू म्यू ऑफ रेड माइनस 1 हो जाएगा। यहीं से लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो डेल्टा ओमेगा यानी एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, डेल्टा ओमेगा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ डेल्टा रेड। और ये वही वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना होता है, डिस्पर्सिव एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, अगर मैं डिस्पर्सिव एंगल ले लूँ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और इसका मीन ले लूँ किसके सापेक्ष, एवरेज कलर के सापेक्ष। एवरेज कलर कौन सा होता है, येलो। किसी का मीन लेना होता है तो एवरेज के सापेक्ष देते हैं। जैसे मैं आपकी कंपेरिजन करूँगा तो मैं आपको ना तो मान लो सपोज दैट आप क्रिकेट खेलते हैं तो मैं आपकी कंपैरिजन विराट कोहली से कर दूं, ये भी नहीं सही है। और मैं आपकी कंपैरिजन बहुत ही ख़राब लोग से कर दूं, वो भी नहीं सही है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो खेल लेते हैं। तो मैं आपकी कंपैरिजन बहुत ही ना तो कमज़ोर ना तो बहुत ही हाई प्लेयर से, मीडियम क्लास प्लेयर से करूँगा, ठीक है। तो ये डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो, ये डिस्पर्सिव पावर होती है। इसका भी फार्मूला आप याद रखिए। चलो ये कंसेप्ट आपका हो गया। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, और अगला टॉपिक है थर्मल फिजिक्स एंड कैलोरीमेट्री। देखो सपोज दैट ये डिब्बा था, डिब्बा का इनिशियल कुछ वॉल्यूम था। अब डिब्बा को हमने हीट किया, कुछ भी किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। ये हमारी लाइन थी ये वाली, इसको हमने हीट किया तो लाइन का लेंथ बढ़ गया, तार का लेंथ बढ़ गया। तो ये सब क्या होता है देखते हैं। देखो चेंज इन लेंथ, यानी कि सपोज दैट इस तार को मैंने यहाँ था, अब इसको बढ़ा दिया मैंने, तो चेंज इन लेंथ हीट उट देकर कुछ बढ़ा दिया, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ एल नॉट इंटू अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। सपोज दैट पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब मैंने इसको 10 डिग्री हीट दे दिया तो टेम्परेचर चेंज 10 हो जाएगा। अल्फा सपोज दैट आपको क्वेश्चन में 2 दे दिया है, ठीक। और यल नॉट अगर इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया तो चेंज पूछेगा तो 10 गुणे 2 गुणे 10 यानी 10 दूनी 100 दूनी 200, तो 200 मीटर का लेंथ में चेंज होगा। इस तरह से मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कैसे निकालेंगे। ऐसे ही आपका जो है डेल्टा ए होता है, डेल्टा ए मतलब होता है एरियल चेंज होता है। एरिया में कितना चेंज हुआ तो ए नॉट इंटू बीटा डेल्टा टी। बीटा क्या होता है, यह होता है आपका एरियल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा बी क्या होता है, बी नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी सॉरी। तो गामा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। और ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो इस तरह से सभी फार्मूला देखी हैं। इनका मतलब नहीं था, आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये दोनों चीज़ें याद रखिए। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल लीनियर एक्सपेंशन।
और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू, कह सकते हैं आप, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो याद रखो क्या वॉल्यूम 3 में डायमेंशन होता है तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अरे सर मज़ा आ गया, याद हो गया। और एरिया 2 डायमेंशन होता है तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक, और 2 अल्फा, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा। चलो याद कर लो, इसको रट्टा मार लो और कुछ नहीं याद करना। अच्छा, डिग्री सेल्सियस है और उसमें 273 जोड़ोगे तो केल्विन में आंसर आएगा, ये तो सबको पता है। और याद रखो C/5 ये बराबर होता है F माइनस 32/9। तो इसको आप याद रखेंगे तो डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज कर पाएंगे। ठीक, और डिग्री फ़ारेनहाइट कितने टेम्परेचर पर इक्वल होते हैं तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, -40 डिग्री पे ये इक्वल होते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन मॉक में भी करवाया है, जो मैंने सॉल्व करवाया था ना, उसमें जाके देखो, मैंने करवाया है इस क्वेश्चन को। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको फिजिक्स में, तो दोनों टॉपिक आपका इसमें रिवाइज हो रहा है। देखो, सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होती है। अगर आपने थोड़ा भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। इसमें जो R होता है उसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो होता है 8.321 जूल। ठीक है, सुन, ये जो होता है ना, ये R, इसकी कई सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये 8.3 होता है SI यूनिट और 0.082, ठीक है, ATM लीटर पर मोल केल्विन, ये होता है आपका जो वैल्यू होता है ATM में होता है। ठीक, और 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन वो जो होता है वो कैलोरी में, ये आपको नहीं याद रखना है, 8.321 जूल में, और 0.082 1 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ओके, चलो दुष्टता मत करो, ध्यान दो स्क्रीन पे, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं। N मोल्स, N नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो याद रखो, कभी कभी पूछा जा सकता है कि N का फार्मूला यानी नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, तो अवोगाद्रो नंबर को अगर हम N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो मिल जाता है आपको नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसी फार्मूले को, इस गैस के फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हम वॉल्यूम का डिवाइड कर दें तो PM = ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, PM = ρRT, तो इसे भी लिख सकते हैं रो डेंसिटी है। ठीक, अब देखो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो है PV = 1/3 NM VRMS का होल स्क्वायर। N क्या है यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर है, M क्या है M है आपका क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, VRMS है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो डिब्बा बना है ना, इनकी जो गैस पार्टिकल्स हैं इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को VRMS कहते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, PV = 1/3 NM VRMS का होल स्क्वायर। आपका एक ऑप्शन में यही रहेगा और पूछेगा कि आइडियल गैस के लिए कौन सा सही है, तो इसको मार के आना। ठीक है, अब ये M क्या होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, और मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो जो आपको याद हो पाए याद करो, बाकी सुनते देखो। एक बात बताऊं, जब कोई चीज़ सुने रहे तो जैसे मैंने कहा राम ने रावण को मारा था, रावण ने बहुत सारी सेनाओं का अंत किया, रावण ने पूरे पृथ्वी पर बहुत दिनों तक शासन किया। अब मैं आपको पूछता हूँ रावण ने कहाँ शासन किया, तो आप सुने रहेंगे तो आप बता देंगे पृथ्वी पर शासन किया, तीनों त्रिलोक में शासन किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता चलना चाहिए कि देखो सुने रहोगे ना तो कुछ तो लिखोगे। अरे भैया 4 विकल्प है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब चारों में से कौनों नहीं सुना है तो क्या लिख दोगे, कहाँ टिक मार के आओगे, तुक्का लगा कोई आओगे। अरे 300 नंबर में से तुक्का मार के तुम 50 नहीं पार कर पाओगे, कितना पार करोगे यार बताओ, कितना तुक्का सही चला जाता है, नहीं जाता। तुक्के से सिलेक्शन होता तो आज जितने बेरोजगार घूम रहे हैं वो सब नौकरी पा चुके होते, क्योंकि जीवन भर तुक्के प्रैक्टिस करते हैं। तुक्का नहीं मारना, सिलेक्शन लेना, पढ़ के लेना है अपने दम पे। आओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें होती हैं। BRMS का फार्मूला, BRMS का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रूट मीन स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। अगर आपसे कोई पूछता है तो होता है √3RT/m। M मॉलिक्यूलर वेट होता है, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि VRMS वैल्यू आप याद रखें √3RT/m, √3RT/m। VRMS की वैल्यू √3RT/m। अब आता है V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी, तो ये होता है √8RT/m, √8RT/m कैपिटल M क्या है मोलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, 8 कांस्टेंट है ही, पाई कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो देखो ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसे हम निकालते हैं √3RT/m। देखो सीरियस लो, क्वेश्चन आ गया पेपर में कि किसी गैस मॉलिक्यूल की वर्ग माध्य मूल मान होता है तो आप क्या लगाएंगे √3RT/m। पूछेगा एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है तो √RT
8 RT/m, √8 RT/m। और अगर आपसे पूछेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी होती है, तो √2 RT/m, √2 RT/m, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √2 RT/m। ठीक है, याद रखिएगा। अब सर मोस्ट प्रोबेबल समझा दीजिए, नहीं समझ में आया, ठीक है समझाते हैं, आओ। यहाँ पे देखो जितने मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं गैस के, ठीक है, मैंने क्या कहा, सुनो, अब इसको अलग कंसेप्ट से समझते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा किताब में। मैंने कहा सपोज दैट आपको केला पसंद है, आपके 2 दोस्त हैं उनको केला पसंद है, मगर आपके जो एक दोस्त है वो इतना दुष्ट है कि उसको आम पसंद है। सर आम पसंद है तो वो दुष्ट हो गया? नहीं, क्योंकि आप 3 लोग को केला पसंद है, उसको आम पसंद है, इसलिए वो दुष्ट हो गया आपकी नज़र में। ठीक है, 4 लोग थे, 3 को केला पसंद है, 1 को आम पसंद है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबल अगर खाने की बात करूँगा तो केले वाले निकलेंगे। अरे सर समझ में आ गया, यानी आप वेलोसिटी को ऐसे समझाएंगे, केला आम से, हाँ केला आम से समझिए। मैंने क्या कहा, 4 लोग हैं, 3 लोग को केला पसंद है, 1 लोग को आम पसंद है, और मैंने पूछा मोस्ट प्रोबेबल ईटिंग बताइए क्या है, या ईट बताइए यानी खाना जो है, तो आप कहेंगे केला, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग खा रहे हैं। अरे सर क्या कंसेप्ट है, मतलब समझ में आ गया ना। मैंने क्या कहा, जितने मॉलिक्यूल्स इस डिब्बे में नाच रहे हैं, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स इस डिब्बे में नाच रहे हैं, उनमें से अधिक मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी, जैसे मान लो इसमें 50 पार्टिकल हैं, उनमें में से 30 की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और जो 20 की बची वेलोसिटी है वो है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आप निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, मतलब जीतेगा वही जिसके पास ज़्यादा सैनिक होंगे। चलो अब मोस्ट प्रोबेबल समझ में आ गया। हाँ, VRMS की वैल्यू कितनी होती है, √3 RT/m। क्यों रटा रहा हूँ, क्योंकि पूछा जाता है। VOR क्या होता है, √8 RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल √2 RT/m। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखो CP/CV की कुछ वैल्यूज मैं आपको रटा देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। CP - CV = R होता है, मेयर का रिलेशन है, इसको याद रखिए। 4 विकल्प देगा, इनमें से कौन सा सही है, तो आपको लगाना है CP - CV = R। ठीक है, ये CP क्या होता है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनका जो डिफरेंस होता है CP - CV, ये R के बराबर, गैस, ये गैस कांस्टेंट है, इसके बराबर होता है। तो CP - CV = R रखिए, नंबर 1 फार्मूला। दूसरा याद रखिए गामा। गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू CP/CV। CP/CV का रेशियो गामा होता है, और ये वैल्यू जो होती है 1 + 2/F के बराबर होती है। अभी F का कंसेप्ट आओ। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे आपके लिए एक फ्रीडम डिफाइंड है कि आप इतने मोबाइल चला सकते हैं, आप 10,000 की मोबाइल लेके चला रहे हैं, तो आपको पिता ने, आपके माता ने फ्रीडम दे रखा है, तब चला रहे हैं। जिसके घर मोबाइल की रोक होगी वो नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जब मोनो एटॉमिक कोई गैस होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 निकल के आती है। ठीक है, जब कोई डायटॉमिक गैस होता है तब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और जब ट्रायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक होता है तो 6। तो 356 याद रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 356, F बराबर 356, 356, 356, ये M, ये B, ठीक, ये P, तो MBP बराबर 356 बराबर F। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक कौन सी गैस हुई, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये हो गए। डायटॉमिक कौन से हो गए, H2 हो गया हमारा, Cl2 हो गया हमारा, ये हो गए। ट्रायटॉमिक SO3 हो गया हमारा। ठीक है, SO3 तो 4 हो गया, इसको काटो, SO2 कर लो इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायटॉमिक। पॉलीएटॉमिक है ना, इसको भी होता है, N2O लिख लो, SO3 लिख सकते हो, H2SO4 गैस लिख सकते हो, कोई भी मतलब गैस है अगर, और वो पॉलीएटॉमिक है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप बताइए गामा की वैल्यू किसके लिए। अब देखो आपके आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया कि आप गामा की वैल्यू बताइए किसके लिए, हीलियम के लिए। तो आप क्या जानते हैं, हीलियम के लिए F बराबर कितना होता है, 356 से मोनो एटॉमिक के लिए 3। ठीक, तो रखिए 1 + 2/F में 2/3, 3 को इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 5/3। तो गामा की वैल्यू 5/3 आई किसके लिए, हीलियम के लिए। तो याद रखिएगा इसको। ठीक, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले टॉपिक पे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे आते हैं हम लोग। देखो थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको जितने भी मॉक्स करवाए हैं कहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का पप्पा, अम्मा, चाचा, बुआ, काका, मौसा, जिसे जिसे भी आप कहते हैं, वो है एक फार्मूला फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स का, कि डेल्टा W + डेल्टा U बराबर डेल्टा Q। यानी जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो या तो उसे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, अपने इस्तेमाल करता है, या तो उसी हीट से वो वर्क कर लेता है। ठीक, जैसे मैंने आपको खूब सारा हीट दे दिया तो या तो आप कुछ उछल कूद मचाएंगे, ठीक है, और या तो उससे आप कोई काम कर लेंगे। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये दिए तो या तो आप उसको बर्बाद कर देंगे, कहाँ पे, इंटरनल खर्चे में, या तो उससे कोई अच्छा सा काम कर लेंगे।
तो ये होता है कंसेप्ट। अब सुनो, थर्मोडायनेमिक कई सारे प्रोसेस होते हैं जो ऊष्मागतिकीय प्रोसेस। पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब होता है समान, थर्मल में होता है टेम्परेचर, तो जहाँ समान टेम्परेचर हो। अच्छा, समान टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? T1 बराबर T2 हो, मतलब जो पहले टेम्परेचर था वही रहे। अब इनका चेंज लिखोगे तो डेल्टा टी ही तो आएगा, तो इसीलिए कहते हैं अगर T1 माइनस T2 में लिखना चाहूँ, T1 माइनस T2, तो इस जब T2 को इधर ले आए तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, जीरो तो बचा, तो T1 माइनस T2 यानी डेल्टा टी बराबर जीरो हो जाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि T1 इज इक्वल टू T2 होता है। तो आइसोथर्मल मतलब होता है टेम्परेचर का चेंज हुआ ही नहीं, जो पहले टेम्परेचर था वही रहेगा। ठीक, अब सुनो, मैंने क्या कहा था, एक फार्मूला रट लो खाली, पूरा खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक, अब सुनो, मैंने क्या कहा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मैंने कहा था कि दुनिया में इंटरनल एनर्जी केवल गैस की एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, NCV डेल्टा टी। यही तो होती है इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे डेल्टा टी जीरो है, यानी इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू इसका मान क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू का? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, और ये होता है NRT log V2 बाई V1, यानी पहले जो वॉल्यूम था V1 वो नीचे आएगा, V2 वॉल्यूम। मैंने कहा कि थर्मल एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसका वर्क डन निकालना है, तो NRT log V2 बाई V1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो आइसोबारिक प्रोसेस पे चलते हैं। बार मतलब होता है प्रेशर, आइसो मतलब होता है सेम, यानी कि जहाँ पे डेल्टा पी जीरो हो जाए। डेल्टा पी जीरो होने का क्या मतलब है? वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है। ठीक है, पी डेल्टा वी होता है, समझो समझो बात को समझो। डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी होता है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी होता है, और क्यू बराबर NCP डेल्टा टी होता है। ठीक, तो NCP डेल्टा टी हमने कैसे लिखा इस आइसोबारिक के प्रोसेस में? आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो और क्यू क्यू क्या होता है? क्यू हीट होता है, NCP डेल्टा टी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हमने हीट लिखा है। तो ये फार्मूला आप रटे रहिए, इसको याद रखिए। चलो आओ, एडियाबैटिक प्रोसेस देखिए। एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? मैंने कहा एक कंटेनर दे दिया, इसमें आपको बिठा दिया, ना आप सांस बाहर छोड़ पा रहे हैं ना बाहर से सांस ले पा रहे हैं, तो ये इसकी बाउंड्रीज एडियाबैटिक कहलाती हैं। यही एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। मतलब आप हीट का प्रोसेस जो है, हीट ट्रांसफर जीरो है। बोतल देखा है आपने, जो थर्मस आती है, ये ढक्कन वाली थर्मस आती है जिसमें 4-4 5-5 घंटे चाय गर्म रहती है, तो उसकी बाउंड्री लगभग 40 से 50 या 60% एडियाबैटिक होती हैं। अब उसी की बाउंड्री ज़्यादा एडियाबैटिक होंगी तो बढ़िया देर तक 16-16 घंटे किसी थर्मल पानी गर्म रहता है। तो एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर जीरो हो। ठीक है, मतलब ना बाहर से अंदर हीट आए ना अंदर से बाहर हीट जाए। एडियाबैटिक प्रोसेस से आपको क्वेश्चन आएगा तो केवल एक ही चीज़ पूछेगा, एडियाबैटिक का हिंदी होता है रुद्धोष्म, तो पूछेगा रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन कौन सा है? तो याद रखिए दो ही रिलेशन इसके आप याद रखिए, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और या तो TV की पावर 1 गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो चीज़ आपको याद रखना। क्या याद रखना है? एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में दो चीज़, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट पूछा जाएगा, याद रखो, और TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। अब एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है। डेल्टा क्यू सर जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू अगर जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। तो ये जीरो हो गया तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस डेल्टा यू नहीं हो गया, तो यानी कि डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू, और ये निकलता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा -1 से। तो ये भी फार्मूला याद रखिए, P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गामा -1, ये वर्क डन का फार्मूला होता है। किसके केस में होता है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं। कोर मतलब होता है वॉल्यूम, आइसो मतलब होता है सेम, यानी चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो, मतलब जो वॉल्यूम पहले था वही रह जाए तो उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम अगर आपका जीरो है तो मैंने आपको बताया था डब्ल्यू का फार्मूला P डेल्टा V होता है, तो यहाँ से डेल्टा V जीरो हो जाएगा, तो यानी वर्क डन ही आपका जीरो हो गया। अब आप फार्मूला फिर से वही लिखिए ब्रह्मास्त्र वाला, क्या? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, कहा था सब लोग रट लो इसको, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, अब अगर आपका वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू ही डेल्टा डब्ल्यू हो गया, यानी कि आपका जो यहाँ पे हीट हो जाएगा वही आपका इंटरनल एनर्जी होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में अगर आपको वर्क डन लिखना है तो वो तो जीरो होता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, वही हीट होता है इस केस में। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने देखा भी, और क्यू का फार्मूला भी NCV डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपसे पूछे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर जीरो होता है तो बताइए इंटरनल एनर्जी वो क्या कहते हैं, हीट कितना होगा? तो देखो हीट का फार्मूला क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस में? Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। अब टेम्परेचर चेंज जीरो है तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा और Q बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखें। इस तरह से आपका थर्मोडायनेमिक्स लगभग इसमें भी खत्म। कुछ चीज़ें बची तो देखते हैं क्या बचा। अरे यार अपना चच्चा बच गए। चच्चा क्या? कार्नोट इंजन बहुत परेशान करते हैं ना। आज के बाद तुमको कार्नोट इंजन कभी रटना नहीं पड़ेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, और इसको हम आपके किताबी इस मैटर से नहीं पढ़ेंगे, दूसरी तरीके से पढ़ेंगे और दिखाते हैं तुमको कैसे पढ़ाता है। इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स, दो प्रकार के कार्नोट इंजन आपको पढ़ने हैं। एक होता है इंजन जो नॉर्मल इंजन है, एक रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज है। फ्रिज जानते हो, जिसमें पानी ठंडा होता है। ठीक, चलो आओ
पहले देखते हैं इंजन। देखो ये है टेम्परेचर ऑफ, इसमें देखो कार्नोट इंजन की दो चीज़ें आप याद रखो, पहला होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक और दूसरा होता है सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, ठीक है, किससे, सिंक से। ठीक, समझ में आया, मतलब सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक से ज़्यादा होगा। अब देखो इंजन, इंजन सिंपल, देखो कुछ समझना यार, आराम से देखो, देखो इसको आराम से लो, मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान दो। इसको थोड़ा हम लोग जूम करते हैं, जूम करके देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ आपका टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, हॉट बॉडी से किसी इंजन ने, सपोज दैट ये था हमारा इंजन, ये इंजन ने हॉट बॉडी से टेम्परेचर लिया, QH हीट, QH हीट इस इंजन ने लिया, उससे इसने जितना काम कर पाया, सपोज दैट W काम इसने किया, और बाकी जो बच गई तो हीट कहाँ जाएगी, हीट कोल्ड बॉडी में चली जाएगी। ठीक, तो ये कोल्ड बॉडी में हीट चली गई। कुछ समझ में आया? हाँ आ गया सर। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि जब इसने हॉट बॉडी से टेम्परेचर लिया, किसने, इंजन ने हमारे, तो ये कुछ काम करेगा उस हीट से, W, और जो हीट बची कुछ होगी उसे एक डिब्बे में छोड़ देगा, उस डिब्बे को हम कहते हैं सिंक, और सिंक में टेम्परेचर कम होता है हमेशा सोर्स से। ठीक है, चलो याद कर लिया हमने। आओ अब देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। सपोज दैट इसने QH हीट ली थी, उसे W वर्क किया और बाकी बचा QC, उसे सिंक में छोड़ दिया, तो ये हो गया फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रेफ्रिजरेटर को समझना, इसको समझते हैं। देखो रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है, कभी सोचा है आपने? पानी क्यों ठंडा हो जाता है? देखो पानी को ठंडा करने के दो उपाय हैं, या तो मैं उसमें बर्फ़ डाल दूँ, तो सर बर्फ़ कहाँ से बना? बर्फ़ भी हमारा, अरे ग्लेशियर से उठा लाऊंगा मैं और थोड़ा बर्फ़ डालूंगा, पानी ठंडा कर लेंगे और पियेंगे। सर ऐसा तो नहीं करेंगे सर, बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, बहुत दूर है ना। चलो एक और तरीका है, किसी पानी का कुछ टेम्परेचर होता है, अगर मैं आपके टेम्परेचर को उस पानी का खींच लूँ, जितना टेम्परेचर उसको खींच लूँ, तो जितना टेम्परेचर खींचूंगा वो उतना ही ठंडा होगा। यस सर, समझ में आ गया। रेफ्रिजरेटर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ खींचिंग द टेम्परेचर ऑन पुलिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं थोड़ा मैं, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ उसको समझो। रेफ्रिजरेटर आपका कैसे वर्क करता है, जब आप पानी को उसमें रखते हैं फ्रिज में, तो पानी से वो हीट खींच लेता है, हीट खींच लेगा तो कोई बॉडी ठंडी हो जाएगी, यही प्रोसेस है। अब देखो इसमें उल्टा प्रोसेस चलता है जस्ट इंजन का। देखो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी और टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। अब देखो यहाँ कोल्ड बॉडी आपका जो है वो कोल्ड बॉडी पहले से कोल्ड नहीं है। कोल्ड बॉडी सपोज दैट आपका बोतल में भरा हुआ पानी है, ठीक है, बोतल में भरा हुआ पानी। अब इस पानी से ये हीट निकालेगा कौन, हमारा रेफ्रिजरेटर का इंजन, और हीट निकालता जाएगा और पानी ठंडा होता जाएगा। लेकिन ये अपने आप तो हीट निकालेगा नहीं, आप जाइए और बोतल को रखिए और बिना क्या कहते हैं बोतल को रख दीजिए और कहिए कि भैया इससे हीट निकाल लो, मुझे पानी ठंडा ठंडा दे दो, तो दो थप्पड़ मारेगा, भगा देगा, कहेगा मैं फ्री में काम नहीं करूँगा। आप उसको देंगे इलेक्ट्रिसिटी और प्लग लगा के जब फ्रिज को ऑन करेंगे तो उसमें लगे इंजन्स काम करेंगे, यानी कि आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल। तो देखो यहाँ पे आपने वर्क किया किस पे, अपने इंजन पे, फ्रिज वाले। तो आपका बोतल से उसने हीट खींचा और हीट को खींच करके कहाँ छोड़ा, सोर्स के टेम्परेचर में, सोर्स के टेम्परेचर में उसने उसको वापिस कर दिया, यानी कि ये पानी हो गया ठंडा। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर हीटर पंप, समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? देखो इसने एक गिलास पानी अपने रखे फ्रिज में, उसने उसका टेम्परेचर खींचा, कब खींचा, जब हमने प्लग लगाया अपना। देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील लो। जब हमने फ्रिज का प्लग लगा के बटन दबाया तो उसने इस जो बॉडी थी कोल्ड बॉडी, उससे टेम्परेचर और खींच लिया, उसको और ठंडा बना दिया। लेकिन कब खींचा, जब हमने वर्क किया किस पे, अपने रेफ्रिजरेटर के इंजन पे, और उसने उस टेम्परेचर को खींच करके सोर्स में डाल दिया। तो इस प्रकार से वर्क करता है आपका रेफ्रिजरेटर। समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से। अब देखो इन दोनों के केस में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी कि बताइए इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, मतलब कितना अच्छे से ये इंजन काम करता है वही उसकी इफिशियंसी हुई, कितना अच्छे से रेफ्रिजरेटर काम करता है वही उसकी एफिशिएंसी हुई। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, किसी की क्षमता को दर्शाना एफिशिएंसी कहलाता है। मैं कह दूं तुम 2 किलो उठा लेते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी 2 किलो है, और तुम्हारा भाई 10 किलो उठा लेता है तो उसकी एफिशिएंसी 10 किलो है, और पिताजी तुम दोनों को उठा लेते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 12 किलो है ठीक है। और देखो ईटा से लिखते हैं एफिशिएंसी को, सर इसको एफिशिएंसी ई से क्यों नहीं लिख सकते थे? अरे यार थोड़ा फैशनी डिजाइनिंग ना, फिजिक्स हमारा थोड़ा फैशनी है, फैशन टाइप में है, तो इसमें हम वही चीज़ लिखते हैं जो बच्चों का आसानी समझ में ना आए। अरे भैया एफिशिएंसी का फार्मूला लिखना था तो ई लिखते, तो उनको ईंटा ऊटा फालतू में ईंटा का और ये फालतू में याद नहीं करना पड़ता। अब देखो ईंटा है, इसको इसको जब यन को हम खींच के नीचे पूंछ बढ़ा देते हैं तो उसे ईंटा कहते हैं, याद रखो ईंटा, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। ठीक है, जो नहीं जानते वो समझ ले। देखो ईटा का फार्मूला होता है वर्क जो इंजन ने किया, W/QH, यानी कि जो उसने सोर्स से हीट लिया था, यही इसकी एफिशिएंसी होती है। मतलब देखो समझने की मैं अच्छे से बताऊँ इसको, देखो QH हीट किसी इंजन ने लिया और उस हीट को पाने के बाद उसने कितना वर्क किया, यही किसी की एफिशिएंसी। जैसे मैंने तुमको 10 रुपये दिया, अब 10 रुपये
पाने के बाद तुम कितना काम करोगे, यही तो तुम्हारी एफिशिएंसी है। सपोज दैट मैं तुमको 10 रुपया दिया और तुम 2 किलोमीटर दौड़ गए, ठीक है, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 2 किलोमीटर पर 10 रुपया है। अब सुनो, मैंने तुम्हारे भाई को 50 रुपये दिए और उससे कहा मैंने तुम जो है कितने किलोमीटर दौड़ोगे, तो तुम 2 किलोमीटर दौड़ते थे 10 रुपये में, तुम्हारा भाई सपोज दैट 25 किलोमीटर दौड़ गया, तो उसकी भी एफिशिएंसी जो हुई वो 2 किलोमीटर पर 10 रुपया हुई। समझ में आ गया एफिशिएंसी क्या है? मतलब QH हीट, यहाँ से देखो QH हीट ली थी हमारे इंजन ने, और उस इंजन ने QH हीट लेकर जितना वर्क किया वही उसकी एफिशिएंसी है। और इसको जब आप लिखेंगे तो ये 1 माइनस TC/TH आएगा। और यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ईटा का फार्मूला क्या है? 1 माइनस TC/TH। अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। TC है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी और TH है टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। टेम्परेचर ऑफ, अब याद कैसे रखेंगे कि TC रहेगा ऊपर की TH, हॉट बॉडी हमेशा गर्म होती है, तो जो बड़ी चीज़ होती है, जैसे आप लिखेंगे कि कितने में से कितना नंबर पाया, तो 500 में से 400 पाया तो 500 नीचे लिखते हैं। तो यानी कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको नीचे रखेंगे, और कोल्ड बॉडी का ऊपर होता है, वो कम होता है तो उसे ऊपर रखेंगे। सर कितनी आसानी समझ में आ गया। हाँ, मेहनत किया है ना, इसलिए समझ में आ गया। चलो, 1 माइनस TC/TH हो गया। अब क्वेश्चन देखो, कहेगा कि कोई इंजन है कार्नोट इंजन, उसके जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है वो कोल्ड बॉडी का सपोज दैट हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का दुगना है, ये है हमारा TC के दुगना। तो आप बताइए एफिशिएंसी, तो आप फार्मूला लिखें वो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC/TH, और TH की वैल्यू दिया है 2TC, तो लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन में 2TC, और TC से TC खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1/2, और ये होता है 1/2, और इसको मल्टीप्लाई जैसे ही 100 से करोगे वे एफिशिएंसी आ जाएगी परसेंटेज में। तो 2 से 50 को मल्टीप्लाई 100 को किए तो 50% आया, तो यानी 50% की एफिशिएंसी होगी, ठीक है, इंजन की हमारे। और रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कैसे निकलते हैं? रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को भी हम ईटा लिख सकते हैं, बीटा यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे? इसने QC हीट निकाला है, कितने वर्क करके? W। जब देखो उल्टा समझो, थोड़ा सा उल्टा है बस समझ। अरे भैया सुनो मेरी बात सुनो, समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। ये वाला समझ में आया था? अरे सर बिल्कुल आसानी से, इसमें तो मतलब उड़ गया एकदम, खोपड़ी में धंस गया। चलो अगला समझो। W वर्क करता है, ठीक है, W वर्क करना पड़ता है हमको। सुनो एफिशिएंसी क्या है? जैसे मान लो कि मुझे एक एग्जांपल लो, मुझे तुमको पढ़ाने में 10 घंटा लगा एक टॉपिक, लेकिन वही मैंने तुम्हारे भाई को पढ़ाया तो 20 घंटा लगा। तो तुम्हारी एफिशिएंसी ज़्यादा है कि कम है तुम्हारे भाई से? तुम्हारी क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तुमको कम ही समय दिया और तुम सारी चीज़ें समझ गए। मगर तुम्हारे भाई को मैंने ज़्यादा समय दिया, वो नहीं समझ पाया, यानी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो एबिलिटी जो है तुमसे वो कम है, यानी तुम्हारी क्षमता तुम्हारे भाई से ज़्यादा है। समझ में आई कुछ बात? चलो आ गई, इतनी ही काफ़ी है समझने के लिए। W वर्क हमने किया था प्लग लगा के, इलेक्ट्रिसिटी हमने अपनी खर्च की थी अपने फ्रिज पर, हमने कुछ काम किया था तब उसने हीट खींचा था बोतल से। तो हमने सपोज दैट W काम किया तब उसने QC हीट खींचा। बस सर ख़त्म। अरे वाह सर क्या बात है, क्षमता समझ में आ गई। आज रेफ्रिजरेटर कार्नोट इंजन आज समझ में आया जाके, हाँ, क्योंकि मेहनत कर गए हम लोग, ठीक है। मैंने कहा जब हमने W वर्क किया प्लग लगाकर फ्रिज पर, तब उसने QC हीट खींचा है अपने गिलास या बोतल से उसको ठंडा करने के लिए। तो यही इसकी एफिशिएंसी होगी, किसकी? कार्नोट इंजन के रेफ्रिजरेटर की, यानी फ्रिज की एफिशिएंसी होगी। और इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ देखिए W जो है नीचे है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे W ऊपर था, तो इसको आप एक्सप्रेशन को उलटिए, और उलटने के बाद में है इसको पलट दीजिए, तो ठीक है, इसको आसानी से रटिए। जैसे देखिए ईटा अगर फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पे देखो, जो एफिशिएंसी आपने लिखी थी 1 माइनस TC/TH, अब रेफ्रिजरेटर की आपको लिखनी है तो पहले इसको पलटिए, 1/1 माइनस TC/TH करिए। ये कर दिया आपने। अब सुनो, इसको ऊपर इसको नीचे लाओ, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा करना है, बाएं को दाएं कर दो, ठीक है, खाली साइन नहीं। तो इसको ऊपर नीचे करके और एक को इसकी पोजीशन पर और इसको इसकी पोजीशन पर ले आओ, बस। मतलब जब कभी आपको रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी पूछी जाएगी तो इसको याद रखिए, भाई इसको कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल लेना है, पहली बात। दूसरी बात, इसका भी रेसिप्रोकल लेना है। तीसरी बात यह है कि इसको फ्लिप करना है, 1 की जगह TH/TC और TH/TC की जगह 1 को। तो ये देखिए फार्मूला होता है, इसको आप रट लीजिए। चलो आओ, कंसेप्ट समझ में आया? कार्नोट इंजन इससे बढ़िया तुमको नहीं समझा होगा किसी ने। जाओ यूट्यूब पे सर्च मार लो, मनोजा मान लो, ठीक है। आओ देखते हैं, क्योंकि देखो जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, या जो आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, वो मैंने 1 साल पहले पढ़ के, मतलब जो भी मैं सीख पाया वो मैंने 1 साल पहले पढ़ लिया, ठीक है। जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर से फिजिक्स, ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है। चलो आओ, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, 3 चीज़ में कंपैरिजन करते हैं। अब देखो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रखा है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे लिख के दे देता तो इसको छोड़ के भाग जाते, तुमको समझ में नहीं आता। चलो आओ, ग्रेविटेशन में जो सेल होता है हमारा, सेल मतलब होता है खोखला गोला,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा ग्रेविटेशन के केस में वो आर डिस्टेंस पर होता है जी एम बटे स्मॉल आर स्क्वायर। वही जो आपका पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस जी कैपिटल एम बटे आर, ठीक है। याद रखो, इसको पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम बात करें किसी सेल के अंदर, तो सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो अंदर वो कांस्टेंट होती है जी एम बटे आर माइनस का, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेविटेशन के क्षेत्र में सेल का। सॉलिड का देखें अगर हम, तो सॉलिड का देखिए जी एम बटे आर स्क्वायर बाहर, माइनस जी एम बटे आर पोटेंशियल होता है इसका भी, लेकिन अंदर जब आप पहुंचेंगे तो अंदर इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, वो होगा जी एम आर स्मॉल आर बटे आर क्यूब। तो याद रखिए अंदर जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड वो प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आर के, इतना याद रखिए आप। पूछा जा सकता है आर की कितनी पावर के, तो स्मॉल आर लगाएंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर, इसमें जी एम बटे आर स्क्वायर, इसमें के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या डिफरेंस है, जी के बजाय क्या आ गया है और एम के बजाय क्यू आ गया है, यानी कि चार्ज, ठीक है वहाँ सर। अच्छा देखो आर डिस्टेंस पर जो इसका पोटेंशियल होता है वो के क्यू बटे आर होता है, जबकि यहाँ पे माइनस जी एम बटे आर था। इसमें माइनस क्यों लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर वर्क करता है, ठीक है। अब आओ बी इज इक्वल टू के क्यू बटे आर, यहाँ क्या था जी एम बटे आर, तो जी के बजाय के और एम की जगह क्यू, तो ये फार्मूला याद करो दोनों आ जाएगा अपने आप। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर जीरो थी सेल के, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जीरो है अंदर सेल के। v इज इक्वल टू के क्यू बटे आर, यहाँ भी कांस्टेंट होता है। चलो आओ अगला देखते हैं। कोई सॉलिड ठोस गोला अगर हम ले लें तो उसमें देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर बाहर, के क्यू बटे आर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो यहाँ लिखा था जी एम आर बटे कैपिटल आर की का होल क्यू, तो जी के बजाय रखो के, एम की बजाय रखो क्यू, स्मॉल आर ऐसे रखो और कैपिटल आर की बजाय कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और ठीक है ये किस में हो गया, ठोस गोले यानी कि सॉलिड स्फीयर में हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, बहुत आसान है यार, मैनिपुलेट करके किसी चीज़ को याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आओ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस सब जानते हैं, ये जो खांचा खींचा है रेजिस्टेंस होता है। कैपेसिटेंस एक दो प्लेट होता है, इनको अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बनता है। इंडक्टर जो आपका सांप टाइप में होता है ये इंडक्टर होता है। चलो चर्चा करते हैं। एल लेंथ है और ए किसी की अगर एरिया है क्रॉस सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं, आपका एक तार है, ठीक, ये तार आगे गोल होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है जो इसके आगे मुंह है उसका जो एरिया है वही क्रॉस सेक्शन का एरिया कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने पाइप देखी होगी, हालो पाइप, हालो पाइप का मतलब क्या होता है, जो खोखला हो, तो खोखले पाइप का जो आगे का मुंह होगा उसका जो एरिया है वही क्रॉस सेक्शन का एरिया कहलाता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया किसी तार का अगर ए है और उसी का लेंथ एल है, तो आर बराबर रो एल बाई ए सबको रटा होना चाहिए, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये किसी काम का नहीं है, इससे क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं आएगा। कभी फुर्सत में यार मिले चैप्टर वैप्टर पढ़ाने तो बिल्कुल पढ़ते हैं हम लोग, बाद में मैं थोड़ा सा चैनल ज्वाइन किया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छे से मज़ा आता है खूब पढ़ने में, ठीक है। फिजिक्स मज़ा आता है पढ़ने में। आओ कैपेसिटेंस की बात करें तो याद रखिए इस केस में चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, सी होता है कैपेसिटेंस, V होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, ठीक है, और Q होता है चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटेंस। यानी कि अगर हम V वोल्ट की बैटरी लगाएं जिसका वोल्टेज V है और V वोल्ट से हम किसी कैपेसिटर को चार्ज Q दें, तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है C वो होता है Q बाई V। इसको आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आओ अब कैपेसिटेंस का फार्मूला का जब डाइलेक्ट्रिक, देखो जब प्लेटों के बीच, ये हमारे दो प्लेट हैं, इनके बीच में अगर हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भर दें, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कुछ भी मटेरियल जिसमें कुछ चार्ज वार्ज ना हो, ठीक है, जैसे प्लास्टिक भर दो, पानी भी डाइलेक्ट्रिक है आपका जिसमें न्यूट्रल हो जो, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर हम इसमें भर देते हैं, ठीक, डाइलेक्ट्रिक अगर इसमें भर देते हैं, अच्छा डाइलेक्ट्रिक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया, इसे अभी ही नोट कर लो, लोहे का डाइलेक्ट्रिक वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। याद रखो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा तो इनफाइनाइट होता है, ठीक, याद रखना इसको। और जब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, के डाइलेक्ट्रिक का प्लेट रख देते हैं कैपेसिटेंस के प्लेटों के कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है। पहले कैपेसिटेंस सी था, अब के की डाइलेक्ट्रिक की प्लेट लिखने पर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी के, ठीक है। तो यही है, और इसका फार्मूला होता है, इस कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला मैंने आपको रटा दिया था पहले ही, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। डी क्या होता है, जो प्लेट है उनके बीच में जो क्या कहते हैं दूरी है वो है, और ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, यानी कि जो आपने कैपेसिटर के प्लेट इस्तेमाल की है उसकी एरिया है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
ठीक है। आओ, तो ये हो जाता है सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चलो अब देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर में जो चार्ज स्टोर होता है वो होता है एल टाइम्स आई। आई क्या होता है, मैंने आई करंट फ्लो करवाई तो चार्ज स्टोर इन इंडक्टर होगा। जो आपका इंडक्टर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है और अचानक जब हमको काम पड़ता है तो चार्ज को कैपेसिटर के तरह ही वर्क करता है, ये भी हमको चार्ज देता है। ठीक है, चलो अच्छा कैपेसिटर में बताऊँ क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो हमको एक बाल्टी पानी की तुरंत आवश्यकता है तो आप मग्गे से पानी, ये जग से पानी तो भरेंगे नहीं, एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है तो भर से एक बाल्टी भरेंगे, हमको दे देंगे। तो यही कैपेसिटर करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है, जो हमको ज़्यादा चार्ज की आवश्यकता होती है तो तुरंत हमको देता है। चलो इंडक्टर देखते हैं। क्यू इज इक्वल टू एल आई होता है, क्यू चार्ज, एल इंडक्टेंस, आई करंट। ये फार्मूला याद रखिए। अगला फार्मूला इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद रखिए खाली। चलो अब रेसिस्टेंस में हम देखते हैं। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, और रेसिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है E इज इक्वल टू जे टाइम्स रो। ठीक है, इसको आप याद रखिए कि E इज इक्वल टू जे टाइम्स रो। रो डेंसिटी है, जे क्या है, करंट डेंसिटी है, आई बाई ए, यानी कि करंट फ्लो इन ए क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया जिसे हम कह सकते हैं, ये होता है जे। तो E इज इक्वल टू जे रो, आप याद रखिए इसको। या जे इज इक्वल टू, अच्छा 1/रो क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टेंस। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो अगर हम रो की जगह 1/सिग्मा रख दें तो ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू ई टाइम्स सिग्मा। तो ये भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फील्ड करंट डेंसिटी होता है और जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। देखो अब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग। जब रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाता है, सबको पता है R1 प्लस R2 जुड़ जाता है। जब रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में जोड़ा जाता है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। याद रखो क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाएगा रेसिस्टेंस का तो 1/R1 प्लस 1/R2 तो निकालना, लेकिन उसका बाद में पलट भी देना। पता लगे आप 1/R इक्विवेलेंट की, और एक ऑप्शन उसमें रहेगा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 8/9 है, और यही लगा के चले आओ। वहाँ पे देखना कि 1/R की वैल्यू आपने निकाली है तो 9/8 होगी R की वैल्यू। ठीक है, 8/9 नहीं होगी। तो ये गलती मत करना, गलत हो जाता है क्वेश्चन तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होगा और इंडक्टर के केस में भी उल्टा होगा। देखो अगर आप कोई कैपेसिटेंस लेते हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो सीरीज कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जो होगा वो पैरेलल रेसिस्टेंस वाले केस में के रूप में होगा। कैपेसिटेंस जो है रेसिस्टेंस का उल्टा समझो, और इंडक्टेंस भी जो है रेसिस्टेंस उसका उल्टा समझो। तो इसको हम जब ऐड करेंगे सीरीज वाला, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पैरेलल का फार्मूला और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज का। दो कैपेसिटर मैंने आपको दिए, सपोज दैट ये किए और ये किए। ठीक है, ये 2 फैराड है। ठीक है, फैराड क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। ये 3 फैराड है, मैंने कहा 3 फैराड है। मैंने कहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, आप 2 को 3 से जोड़ना, 3 2 5 हो जाएगा, पैरेलल में जुड़ जाता है डायरेक्ट। इंडक्टर के केस में सेम वही फार्मूला। अगर रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस की तरह इंडक्टर काम करता है, तो L1 प्लस L2 सीरीज में और 1/L1 प्लस 1/L2 ये हो जाएगा पैरेलल में। तो अगर 2 इंडक्टर आपको दिए जाते हैं और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछता है तब भी आप फार्मूला आराम से इस्तेमाल करके कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉरी, ये टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और चीज़ होता है, इसमें होता है क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है, या टॉर्क होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मूवमेंट। अभी पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। टॉर्क होता है, देखो जब हम किसी सपोज दैट ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर था, इसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और इसमें एक टार्क उत्पन्न होगा, ये घूमने लगे की कोशिश करेगा। तो उस टार्क का फार्मूला होता है P क्रॉस ई। P क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। P E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस तरह से टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इसको आप याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। यानी कि इंटरनल एनर्जी की बात करें तो माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। अब देखो मैंने सपोज दैट 90 डिग्री पे जब हमने रखा है इसको 90 डिग्री पे, ठीक है, और मैंने इसको थीटा डिग्री इधर घुमा दिया, थीटा मतलब 30 डिग्री हमने इसको घुमा दिया, और इंटरनल एनर्जी पूछेंगे तो आप लगाएंगे माइनस पी ई इंटू में कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2 पी ई। ये आपकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखो, अगर एंगल आपको 45 दे दे, 60 दे दे, ठीक है, तो आप याद रखिए 60 के केस में माइनस PE/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये सब याद रखिए, आप आराम से फार्मूले से कर ले जाएंगे। यही फार्मूला मैग्नेट में भी काम करता है। मैग्नेट इज एज सिंपल एज यही करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है, उसी के सिंपल होता है। तो इसमें फार्मूला P की जगह M आ गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, बस। तो इसका भी फार्मूला सेम होगा। चलो अगला देखते हैं हम लोग टॉपिक। 3:38 हो गए, देखा पढ़ाते पढ़ाते रात की 3:38 है।
चलो पढ़ा रहे हैं आपको, बस इतना आप लोग नाम ले आओ। हाँ, खूब सिलेक्शन हो जाए सारे मेरे बैच के जितने भी बच्चे 500-600 लड़के लड़कियाँ, उनका सिलेक्शन हो जाए बस। आओ गॉस लग, अरे यार थोड़ा सा जानते हो क्या हो गया, मतलब मैं बाद में थोड़ा मुझे लगा कि अब तैयारी करवानी चाहिए। सोच तो बहुत पहले से रहा था, पढ़ाने का शौक़ बहुत पहले से बचपन से, ठीक है लेकिन मैं बाद में जुड़ा थोड़ा, आप लोगों से मैंने कनेक्ट हुआ जब, तो जब मैं आप लोगों से कनेक्ट हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अभी 15-20 दिन हुए हैं मुझको लेक्चर ये डालते हुए, और बाकी मैंने जो पहले डाले थे वीडियोज़ वो तो काफ़ी मैंने ऐसे शौकिया रूप से डाला था, सीरियसली अब डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम लोग फैमिलियर अब हो गए, मतलब 10 दिन 15 दिन पहले अगर और पहले से होते तो मैं आपको एक एक टॉपिक ऐसे जैसे कहने चाट जाता, बिल्कुल एकदम एक एक टॉपिक रट जाता, इतना अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते साथ में, मज़ा आता खूब। लेकिन चलिए, जितना आपका सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो सारी चीज़ें वैसे ही हो गई यार, आप खाली पढ़ के जाओ, पेपर फोड़ो, ठीक है। आओ गॉस लॉ देखते हैं। गॉस लॉ क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि सपोज दैट देखो इसका फ्लक्स जो है वो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस है, इसमें जितने भी चार्ज हैं अंदर की तरफ उनको हम ले लें और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो वही फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वही फ्लक्स होता है। तो इनका नियम आप ऐसे याद रखिए, जब आपसे पूछेगा गॉस लॉ इनमें से है तो आप लगाएंगे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट क्या है, इसके अंदर के सारे चार्जेस का इक्विवेलेंट, ठीक है। आओ एम्पियर लॉ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल, डी ए के बजाय डी एल आया है और ई के बजाय बी आया है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट आई आया है, म्यू नॉट आई आया है, एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आया है, ठीक है, और आई आया है क्यू की जगह, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने इसमें भी ली है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है एम्पियर लॉ। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये क्या होता है, ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, इसको भी याद रखिए। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पूछेगा तो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, और फैराडे लॉ या लेंज लॉ पूछेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या था कि किसी कॉइल का अगर हम फ्लक्स चेंज करते हैं, सपोज इट हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है हमारे पास नॉर्थ साउथ ऐसे कर दें, और ठीक है, तो इसको जब हम इसके पास धीरे धीरे लेकर आते हैं कॉइल के पास तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, और उसके इंड्यूस्ड करंट के कारण इसमें ईएमएफ बनता है। तो कहा गया था फैराडे के द्वारा कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स के निगेटिव इसलिए लगाए हैं क्योंकि इधर हम मैग्नेट लाते हैं, इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी चेंज इन फ्लक्स जो हमने किया। अच्छा, इससे फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या हुआ, देखो जब इसकी लाइंस इसमें टच करेंगी तो कभी ज़्यादा लाइंस कभी कम लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम ज़्यादा हुई तो उसी से फ्लक्स चेंज हो जाता था। फ्लक्स चेंज की दर यानी फ्लक्स जो हमारा चेंज हुआ वही इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा, यही बताया था फैराडे ने सेकंड लॉ में अपने, ठीक। चलो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब आओ देखते हैं फैराडे लॉ क्या था। कॉइल एरिया ऑफ एन टर्न्स लिया, उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड करंट इसमें बनेगा, इंड्यूस से फ्लक्स बनेगा। ए कॉइल ऑफ वायर मूविंग इनटू ए इमेजिन फ्लक्स वाट एवर जो लिखा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, यही लॉ था उनका फैराडे का। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, अगर एन जो है कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। चलो आप देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या क्वेश्चन मेरे मुंह से बार बार निकलता है, इतना क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टॉपिक न्यू देखते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा लीनियर मोशन होता है उसे ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। रोटेशन क्या होता है, जब हमारा घूमने वाला कोई मोशन होता है, जैसे हमारी अर्थ घूमती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व, यानी विद्युत और चुंबकत्व को एक साथ हम लोग अध्ययन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। अब आप ट्रांसलेशन में देखते हैं, ट्रांसलेशन में पोजीशन को दिखाते हैं हम लोग एक्स से, ठीक है, कोई कितनी दूरी पर है। डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं डेल्टा एक्स से, ठीक है। वेलोसिटी को दिखाते हैं v से, और वेलोसिटी क्या होता है, चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी dx बाई dt। एक्सीलरेशन को दिखाते हैं a से, और एक्सीलरेशन क्या होता है dv बाई dt, ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग रोटेशन में। रोटेशन में हमारा जो पोजीशन के बजाय एंगुलर पोजीशन आता है उसे हम दिखाते हैं थीटा से। जैसे कोई रोटेट कर रही बॉडी, सपोज दैट यहाँ पे एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन मोशन में हमारा। और क्या है रोटेशन मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की जगह, जिसे हम डेल्टा थीटा के नाम से दिखाएंगे। यहाँ से रिलेट करो, यहाँ v था, यहाँ आया ओमेगा, यहाँ dx बाई डी था, यहाँ d थीटा बाई डी टी, यहाँ a था, यहाँ आया अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ dv बाई डी था तो यहाँ डेल्टा ओमेगा बाई डी है, ठीक है। अब देखो आपस में रिलेशन देखो, s इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन। b इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इस वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन, ठीक है। और a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है,
तो ये एक्सीलरेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन से रिलेशन है, तो ये भी आप याद रखिए। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, चार्ज होता है किसकी जगह, पोजीशन की जगह। यहाँ एक रिलेशन के लिए मैं लिखा हूँ, करंट जो है आई है, ठीक है, और ये डी क्यू बाई डी टी होता है, जहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी होता है। चलो आओ अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक, क्या है यहाँ पे, मास को एम से दर्शाते हैं, फोर्स को एफ से। रोटेशन मोशन में जो मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, ये होता है एम आर स्क्वायर, यानी एम मास से किसी का आर डिस्टेंस पर उपस्थित है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा एम आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे फोर्स था लीनियर मोशन में, तो टॉर्क आ जाता है रोटेशनल मोशन में, और टॉर्क की वैल्यू होती है, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स का मोमेंट, जैसे आर डिस्टेंस पे फोर्स का मोमेंट चेक करना है तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंडक्टेंस होता है हमारा, ठीक है, और ईएमएफ हो जाता है ये। चलो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। हाँ कहाँ गया, ये तो हो गया ना। चलो आओ, ट्रांसलेशन मोशन में एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। रोटेशन में काइनेटिक लिखना है तो हाफ का हाफ, एम की बजाय इसमें आ जाता है आई, वो लिखा, बी की बजाय इसमें ओमेगा आ जाता है, तो रिलेट करके पढ़िए हाफ एम बी स्क्वायर ट्रांसलेशन में, रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करते हैं, इसमें इंडक्टर आ जाता है किसकी बजाय, आई की बजाय या मास की बजाय इंडक्टर, और करंट आ जाता है वेलोसिटी की बजाय, तो हाफ एल आई स्क्वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंडक्टर की एनर्जी होती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग का, यानी जो ऐसे मोशन करता है स्प्रिंग, मान लो ये ब्लॉक ऐसे रखा है स्प्रिंग में बंधा हुआ, अब ये मोशन जो है सक्षम करेगा, इसको यहाँ ले जाकर दबाकर छोड़ दें तो उसका टाइम पीरियड निकालते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के से, या मास होता है के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आओ देखते हैं इसमें 2 पाई अंडर रूट आई बाई के होता है, रोटेशनल मोशन में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास की जगह आ गया, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी होता है, एल सी ऑसिलेशंस में हम टाइम पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको अब याद रखो, रिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। आओ, दिया है ट्रांसलेशनल काइनेटिक्स, ए अगर कांस्टेंट है यानी एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मारो यहाँ, ये क्वेश्चन आएगा एस एनथ, ये मैं आपको क्विज में भी करवा चुका हूँ, जितने वीडियोज़ मैंने फिजिक्स के बनाए आप देखिएगा, कहीं ना कहीं इसको मैंने जरूर करवाया। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। जैसे मैंने क्या कहा कि 5वें सेकेंड में देखो, अब देखो एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और उस पर एक एक्सीलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड का कार्य कर रहा है। अब मैंने पूछा कि 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी बताओ, तो S5 निकालना है आपको। S5 रखिए, यू क्या दिया है 20, प्लस में ए क्या दिया है आपके पास, सपोज एक्सीलरेशन आपका 10 है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 10 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10/2, ठीक है। और 2n-1 लिखना है तो 2 इंटू एन का मान 5 है, -1 लिख दो यहाँ पे, -1 सॉल्व करोगे, यहाँ पे आओ देखो 20 + 10/2 5 इंटू 2 इंटू 4, तो यानी ये हो जाएगा 20 प्लस में ये इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा ना, तो 5 इंटू 4 बराबर 20, तो ये हो गया 20। तो एस इन 5 सेकेंड इज इक्वल टू 40 मीटर, तो 40 मीटर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए एस एन एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। इसमें देखो अल्फा कांस्टेंट हो तो देखो v के बजाय ओमेगा आया, तो फाइनल वेलोसिटी के बजाय फाइनल ओमेगा, इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी, ध्यान देखो समझ में आ जाए। डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा थीटा आया, यू की जगह ओमेगा ही आया, टी आया, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह अल्फा टी स्क्वायर आ गया, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर की जगह ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस 2as, तो 2a की जगह अल्फा और s की जगह डेल्टा थीटा, यहाँ डेल्टा एन निकालेंगे तो ओमेगा आई टी प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1, तो ये रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। चलो आप सर्कुलर मोशन देख लेते हैं थोड़ा सा हम। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास 2 प्रकार के एक्सीलरेशन होते हैं, पहले ये जानिए कौन कौन सा। एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सर ये समझा दीजिए ना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। आपने टायर कभी नचाया है, टायर को जब डंडे से मारते हो तो जो डंडा उसको एक्सीलरेट करता है, वही डंडा और टायर के बीच में वही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, समझ में आ गया, ठीक है। जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन वर्क करता है AC, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो AT जो होता है dv/dt होता है, यानी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
ए सी आपका बी स्क्वायर बटे आर होता है, याद रखना। एक्सीलरेशन सेंटीप्रीटल जो होता है वो होता है बी स्क्वायर बटे आर, और बी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी इसको लिख सकते हैं। और एक्सीलरेशन रिजल्टेंट निकालेंगे तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर वेक्टर एडिशन कर दें अगर तो। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह रहा है एस एच एम हो रहा है, तो एस एच एम में ओमेगा की वैल्यू जो हो जाती है, अगर के स्प्रिंग कांस्टेंट है तो ओमेगा याद कर लो अंडर रूट के बाई एम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड हमने पहले निकाला था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब यहाँ पे 2 पाई बटे टी जो होता है वो ओमेगा होता है, तो इसको इधर उधर करके लिखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग पहले ही फार्मूला रट चुके हैं, क्योंकि टू टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। ठीक, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इसमें, जब कोई पार्टिकल है आपका एस एच एम कर रहा है तो उसके इक्विवेलेंट जब हम उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो सपोज दैट हमारा जो पार्टिकल है वो इनिशियली यहाँ टी इज इक्वल टू 0 पर था। अब वो ओमेगा टी एंगल बना के, देखो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और टी टाइम में कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आपका हो गया ओमेगा टी। तो वही तो लिखा है ओमेगा टी डिस्टेंस चल के ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, टी बराबर टी, 0 से चला था टी बराबर टी पर, ओमेगा टी डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ पे पहुँचा। तब देखो यहाँ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये डिस्टेंस अगर हम पता करना चाहें तो ये देखो 5 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल 5 था और ये ओमेगा टी और चल रही है, तो 5 प्लस ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ से लिखना चाहेंगे तो x बराबर आपका ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझेंगे आ जाएगा। x इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ पे लगा दो साइन, यहाँ पे लगा दो साइन 5 प्लस ओमेगा टी प्लस 5 बराबर, तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है यहाँ पे ये, ठीक है, और कर्ण क्या है यहाँ पे ये, तो इसको लगाएंगे तो x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा लंब, और a है एम्पलीट्यूड आपका निकलेगा कर्ण। तो इसको लगाने के बाद ये एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, इतना डिस्प्लेस हुआ है, तो आप लगाएंगे लंब बटे कर्ण से, तो आपको आंसर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट बराबर x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंस कर दो तो और यही b होता है, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का डिफ्रेंशिएशन a, क्योंकि कांस्टेंट है, साइन का कॉस होता है तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ओमेगा टी है वो भी आपका डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आएगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा, यानी कि यहाँ देखिए b इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इसको फिर से डिफरेंस करके तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एक्सीलरेशन का निकल गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होती है ओमेगा स्क्वायर के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और v ओमेगा और a में रिलेशन लिखें अगर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टार बना के लिख लीजिए कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, इतना याद रखो। v वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। चलो आओ, हाफ के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, जहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है। ये हो गया एस एच एम का। अब चलो अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्टरनेटिंग करंट, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें। अल्टरनेटिंग करंट में आपका जो अच्छा देखो मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा समझा देता हूँ यार, ठीक है, सर्किट बना के, एल सी आर सर्किट। देखो हमारे पास एक सर्किट है, सपोज दैट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया है हमने, यहाँ पे हमने जोड़ दिया है कैपेसिटर, यहाँ पे हमने जोड़ दिया है इंडक्टर। एक सर्किट हमने तैयार किया, प्लस माइनस ये करके हमने जोड़ा। इसके क्रॉस जो ये है रेजिस्टेंस, ये है कैपेसिटर, ये है इंडक्टर, ठीक है। इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो है वी आर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी सी। यही वोल्टेज जो हमने बैटरी से दी थी 3 भागों में बट गया, वी आर, वी सी और यहाँ पे वी आई, ठीक है। अब मैं कहने का मतलब है, अगर आप वी आर लिखेंगे तो या आई इंटू आर हो जाएगा, वी एल लिखेंगे तो आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। एक्सएल क्या होता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, वो होता है एक्सएल। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है आर, वैसे ही इंडक्टर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कहलाता है। वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी हो जाता है। एक्स सी क्या होता है, 1 ओमेगा सी, ओमेगा एल होता है एक्सएल, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, इतना याद रखो। 1 ओमेगा सी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका एक्सी के बराबर। एक्सी क्या है, कैपेसिटेंस का जो रेसिस्टेंस है। देखो जब धारिता के रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो वो आपका एक्सी होगा, वो 1 ओमेगा सी होता है। जब आप रिएक्टेंस की बात करेंगे यानी इंडक्टर के रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो वो एक्सएल होता है, यानी और उसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है। चलो अगला देखते हैं हम, क्या है कि ई इज इक्वल टू आई जेड, यानी टोटल ईएमएफ का मान निकालना चाहें तो टोटल करंट को अगर हम जेड से मल्टीप्लाई करें, अब जेड क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टर, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों को मिलाकर जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो जेड है। जेड को प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। और जेड का मान कैसे निकलता है, अंडर रूट करो, आर का स्क्वायर लिखो प्लस
एक्सियल डिफरेंस में एक्सी का होल स्क्वायर, यही जेड की वैल्यू ऐसी आप निकालते हैं। तो ये देखिए, अच्छा अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम पावर की बात करते हैं, पावर फैक्टर की। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में जो पावर होता है पावर फैक्टर की, आप इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर से, एक मिनट, वी आर एम पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई। तो याद रखिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है पावर का फार्मूला। अब चलते हैं अगले पेज पे हमारा। बस रुको, 10-15 मिनट और ख़त्म होने वाला है। फिजिक्स पूरी ख़त्म करवा दी है यार इसमें पढ़ा के। देखो, सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सॉलिड हेमी स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास 3r/8 होता है। याद रखो 2-3 चीज़ें, इसको रटो रटो तुरंत रटो। सॉलिड हेमी स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 3r/8 होता है। हॉलो स्फीयर हेमी स्फीयर के लिए r/2 होता है। याद रखो, हॉलो हेमी स्फीयर के लिए r/2 होता है। सॉलिड कोन के लिए सेंटर ऑफ मास h/4 होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ पे किसी का कोई बॉडी है जहाँ पर उसका पूरा द्रव्यमान निहित होता है, यानी कि जो पूरी बॉडी का एक केंद्र से होता है जहाँ पे उसका पूरा सबसे ज़्यादा भार हमको प्रतीत होता है, वही होता है सेंटर ऑफ मास। सॉलिड कोन के लिए h/4, हालो कोन के लिए h/3। जहाँ जहाँ हालो बॉडी है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता, कम डिस्टेंस पे, और जहाँ जहाँ सॉलिड बॉडी है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास अलग होता है, खिसक जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो सॉलिड के लिए 2/5 mr², मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, सॉलिड के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और हालो की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है। ठीक, अगला देखते हैं हमारा रॉड को अगर हम यहाँ से बीच से करके इसको इधर को नचा दें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। लेकिन इंड ऑफ रॉड के तहत हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो इसमें जोड़ देंगे ml²/2, तो ये ml²/3 आएगा। यानी कि रॉड है हमारा, रॉड, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमा देंगे बीच से तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 आएगा। लेकिन इसी रॉड को यदि हम यहाँ इस पॉइंट से पकड़ के अब इसको ऐसे रोटेट करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आएगा। ये कंसेप्ट आप सीख लीजिए। ठीक है, चलो अगला चलते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड डायनेमिक्स पे आ गए। फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, इसमें जो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है कांस्टेंट होता है, ये वेंचुरीमीटर का कंसेप्ट है। और ये क्या कहते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड में। क्या होता है, जैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको। सपोज दैट ये एरिया है, तो इस एरिया से धीमे धीमे पानी बहेगा। यहाँ पे एरिया कम है तो तेज तेज पानी बहेगा। होता है ना, जब आप पाइप से पानी देते हैं अपने फूलों को तो उसका जब मुंह दबा लेते हैं तो दूर तक पानी जाता है कहने, और तेज़ जाने लगता है। इसका मतलब जब एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यानी कि कहने का मतलब है जो इसका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज दैट यहाँ पे आपका एरिया था 5 और वेलोसिटी थी 6। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है ना, तो सपोज दैट 6 एरिया था और वेलोसिटी 5 थी, तो इनका प्रोडक्ट 30 आया ना। यहाँ पे सपोज दैट आपका जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी वो है सपोज दैट 6 और एरिया जो है आपका वो है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 आएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब है ये कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का। ठीक है, कि A1 V1 यानी इसकी एरिया यहाँ का वेलोसिटी ये बराबर होता है A2 V2 के, यानी इसकी एरिया यहाँ का वेलोसिटी। तो इसको आप याद रखें, एक कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपको मैंने एक डिब्बा दिया, ठीक है, आपको मैंने एक डिब्बा दिया, इसमें भर दिया मैंने पानी, इसमें भर दिया पानी, यहाँ लगा दी मैंने एक टोटी। ठीक है, टोटी, यहाँ भर दिया बर्तन को। ठीक है, ये टोटी लगाकर हमने इसको छोड़ दिया, सपोज दैट यहाँ पे टोटी लगा दिया। अब देखो, इस डब्बे की पूरी हाइट अगर यह है और इसके स्मॉल एच हाइट नीचे मैंने एक छेद कर दिया है, तो पूछेगा आपसे कि v इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि ये जो पानी यहाँ से निकलेगा छेद से वो कितनी स्पीड से निकलेगा, तो वो निकलेगा √2gh से, 2gh से। और एच क्या है, यहाँ पे एच हाइट है जहाँ पे हमने छेद किया है, एच हाइट नीचे छेद किया है ना इस टैंकर में। ठीक है, अब पूछे आपसे 2 चीज़ पूछता है, एक ये पूछता है कि ये हाइट पर छेद कर दिया तो पानी कितने तेज निकलेगा ये वाला, तो v इज इक्वल टू √2gh। अब देखो ये पानी कितनी दूर तक जाएगा, यानी कि जब हमने छेद किया इस डब्बे में, सपोज पानी भर के हमने डब्बे में छेद किया, यहाँ से पानी निकला तो ये कितनी दूर पर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेंज इसकी पूछा है। तो रेंज जो होता है वो कुछ नहीं होता, उसको याद करने का आसान तरीका 4 टाइम्स जो ये हाइट होती है हमारी, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी होगी, ये पूरी हाइट में से अगर हम इसको माइनस कर दें तभी तो h माइनस h। ठीक है, ये पूरी हाइट हो गई और इनटू में h कर देंगे, तो यही आपका फार्मूला होता है रेंज का। रेंज बराबर √4 टाइम्स h माइनस h इंटू एच। इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, बर्नौली थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पेपर में बर्नौली थ्योरम देता है तो होता है प्रेशर प्लस ρg H1
ऐसे ना लिखो, रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यानी कि रो 1 प्लस रो जी एच 1 रो 1 प्लस रो 1 जी एच 1 प्लस हाफ रो वी 1 स्क्वायर। देखो फिर से, P1 प्लस रो जी एच 1 प्लस हाफ रो वी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस हाफ रो वी 2 स्क्वायर होता है बर्नौली का थ्योरम। और ये बर्नौली का थ्योरम ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, P प्लस रो जी एच 1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बर्नौली का थ्योरम, इसको ऐसे याद कर लो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से डिवाइस बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, तो इसको रटे रहिए। वेंचुरी मीटर किस पे काम करता है, बर्नौली थ्योरम पे, ठीक है। एक ब्रेक होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, वो भी काम करता है आपका। जो भी पानी से रिलेटेड पूछो किस नियम पे बेस्ड है, तो बर्नौली लगा के आना, ठीक है, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होता है, आप जब अपने पैर को कि ज़मीन पर रगड़ते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, तो फ्रिक्शन की, घर्षण की वजह से आप चल पाते हैं। ऐसा ही पानी में होता है, पानी में भी एक घर्षण काम करता है। जैसे अपने हाथ को पानी में डाल के खींचेंगे तो आपको एक फोर्स की अनुभूति होगी, वो आपको घर्षण ही दे रहा है एक प्रकार से, ठीक है। तो पानी में भी घर्षण होता है, तो पानी में घर्षण होता है, तो उस घर्षण का फार्मूला क्या होता है, उस घर्षण का जो फार्मूला होता है माइनस ईटा ए डी वी बाई डी जेड। और डी वी बाई डी जेड क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैंने कहा था जब जिसका भी ग्रेडियंट लिखना हो उसको दूरी से डिवाइड कर दो। जैसे अभय ग्रेडियंट लिखना है तो अभय बटे दूरी, जैसे आम ग्रेडियंट लिखना है तो आम बटे दूरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखना है तो वेलोसिटी बटे दूरी। डी जेड क्या है, दूरी है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डी वी है, ए क्या है, एरिया है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बटे डी जेड या डी वाई कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे डी वाई लिया गया है तो इसको डी वाई कर ही सकते हैं आप, डी जेड कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो स्लिपरी लेयर जो है, एक लेयर यह है, एक लेयर यह है, तो इसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो जिसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, मान लो नीचे वाली जो परत है उसकी वेलोसिटी कम होगी और ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आप देखिए पानी का जो तालाब का पानी होता है उसमें ऊपर वाली परत सबसे तेज चलती है, मगर नीचे वाली परत या तो हिलती नहीं और चलती है तो धीमे चलती है। अब देखो यहाँ पे नीचे वाली की वेलोसिटी जो थी, नीचे वाली की जो वेलोसिटी थी वो पहले v थी, उसके बाद b प्लस डी बी हुई, उसके बाद b प्लस टू डी बी होगी, यानी वेलोसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गया, यही हमारा ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या है कि वेलोसिटी दूरी के साथ किस प्रकार से चेंज हो रही है। तो यहाँ v था, यहाँ b प्लस डी बी होगा, आगे b प्लस टू डी बी होगा, यानी कि डी वी बाई डी जेड हो, यानी कि वेलोसिटी जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, वो तो एक्सीलरेशन हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यानी किसी का दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन है, जैसे मैं कह दूं कि आप 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 2 लीटर पानी पीते हैं, तो 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद कितने लीटर पानी पिएंगे, तो आप आसानी से बता देंगे 4 लीटर पिएंगे। क्यों, क्योंकि दूरी के साथ आपके व्यवहार का परिवर्तन लिया जा रहा है। तो जब किसी भी राशि का दूरी के साथ परिवर्तन लिया जाता है तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो वेलोसिटी दूरी के साथ अगर चेंज हो रही है तब उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट के रूप में लिखते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट ध्यान रखिए डी वी बाई डी जेड होता है, जहाँ डी जेड दूरी होता है और डी वी वेलोसिटी होती है। अब आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टोक्स लॉ हम लोग देखते हैं। जब आप किसी गेंद को, सपोज दैट ये आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आप गेंद को लिए और गेंद को ऐसे अंदर हाथ करके इसको फेंक रहे हैं, फिर इधर ला रहे हैं, तो पानी के अंदर इसके मोशन का कोई विरोध करता है, तो उस विरोध का जो अंदर फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। आर क्या है, इस बॉल की रेडियस है, वी क्या है, वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम इसको इधर उधर कर रहे हैं, ईटा का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई कांस्टेंट है। ये दिया था आप किसने, स्टोक्स ने। स्टोक्स ने ये नियम दिया था। अब आपसे पूछ सकता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बीमा क्या होती है। तो याद रखिए कैसे निकालेंगे, पहले देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है 6 पाई ईटा आर वी। फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, 6 पाई कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं, ईटा का निकालना है इधर ही रखो, बटे में कर दो, आर मतलब दूरी यानी एल, इंटू में वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन। अब इसको काट दो, एल से एल खत्म हो जाएगा, ठीक है, एल से एल खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचा एम टी माइनस टू और मल्टीप्लाई कर देंगे एल माइनस वन से, एल माइनस वन नीचे से चला गया, इंटू में टी का वन, ठीक है। तो टी यहाँ माइनस टू था, यहाँ टी वन है, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। तो एम एल माइनस वन ईटा की बीमा क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा कैलकुलेशन में इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, बाकी कंसेप्ट ऐसे ही लगेगा, आप इसको निकाल सकते हैं। एफ इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी से बड़े आसानी से। आओ अगला चीज़ देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, वेव। अब वेव नेचर में आते हैं थोड़ा। ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये दोनों हमारी यांत्रिक तरंगे हैं, यानी कि मैकेनिकल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा लाइट है, जैसे उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकता है। ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का कंसेप्ट, ठीक है।
आओ अब देखते हैं ट्रांसवर्सल वेव मतलब जब कंपन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जैसे ये वाला वेव, ठीक है। तो ये होता है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ना लिखो तब भी चलेगा, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ए है एम्पलीट्यूड, के क्या है वेव नंबर, इसका होता है 2 पाई बटे लेमडा फार्मूला, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है जिसे 2 पाई एफ कहते हैं, आप लोग जानते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग अगर निकालना हो, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी हो तो अंडर रूट टी बटे म्यू होगा, जहाँ पे म्यू की ग्राम प्रति मीटर यानी लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है। और जो आपका टी है वो टेंशन है, तो स्ट्रिंग की टेंशन अगर टी हो और लीनियर मास डेंसिटी म्यू हो तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग होती है अंडर रूट टी बटे म्यू। इसको आप याद कर लीजिए ऐसे का तैसा। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे जो जिनका कंपन की दिशा होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। अब सुनो, यानी संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, ऐसे 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 झुम झुम, ओके। चलो देखते हैं, इसमें जो आपका इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू साइन एक्स के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। प्लस लेंगे जब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे और निगेटिव लेंगे जब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, मतलब उल्टा लेना है। जब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपकी वेव जाएगी तो आप इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जब मतलब प्लस ओमेगा टी, और जब आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है तो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए निगेटिव साइन लेना है, जो यहाँ पे प्लस मैंने लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए निगेटिव और निगेटिव के लिए पॉजिटिव। अब आओ सॉलिड, ये साउंड वेव होता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन होता है, साउंड। तो पूछ सकता है साउंड किस प्रकार का वेव है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये क्या ऑप्शन हो गया। अब इनकी स्पीड पूछ सकता है, तो सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड यानी साउंड की स्पीड सॉलिड में अगर आपको लिखनी है तो अंडर रूट गामा बटे रो होता है, याद रखो गामा क्या है, यंग्स मॉडुलस है। लिक्विड में पूछे तो अंडर रूट बीटा बटे रो होता है, बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस है। और अगर गैस में पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडर रूट गामा रो बटे गामा पी बटे रो होता है, गामा पी बटे रो होता है गैस में, इसे हम गामा आर टी बटे कैपिटल एम भी कह सकते हैं, जहाँ यह मॉलिक्यूलर वेट आर गैस कॉन्टेंट टी टेम्परेचर और गामा जो है यंग्स मॉडुलस है, ठीक। तो इस प्रकार से होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा वो होता है जैसे लाइट है हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपन करते हैं और जिससे हमारी तरंगदैर्घ्य आगे संचरित होती है। नंबर 1 बात, इक्वेशन होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग से ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, बी का होता है बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये समझ में आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन देखिए जिससे क्वेश्चन आप में आएंगे, सी इज इक्वल टू ई बाई बी, और यही ई नॉट बाई बी नॉट होता है, और यही 1 अपान अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, पूछेगा 1 अपान अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की क्या वैल्यू है, तो ये वैल्यू होती है सी, याद रखो नंबर 1 बात। दूसरा, इसी को हम कहते हैं ई नॉट बटे वी नॉट, ये भी याद रखिए, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। और अगर इसकी बीमा पूछे या इसकी बीमा पूछे तो ये सी की बीमा के बराबर होगा, सी प्रकार का वेग होता है और वेग की बीमा एल टी माइनस 1 होता है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। थोड़ा सा चीज़ और बताया देख लेते हैं, इंटरफेरेंस देखते हैं हम लोग। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, लाइट, दो लाइटें हैं आपके पास मान लो, और दोनों अगर आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो लाइट का इंटेंसिटी हमको ज़्यादा मिलता है। इंटरफेरेंस के कुछ कंडीशंस होती हैं, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब कोई कलाओं का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी एक लाइट है वो इतना पहुँची और दूसरी लाइट है आपको इतना ही पहुँची, अगर इन दोनों का हम कराएंगे इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस अलग अलग है। अब देखो इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए, देखो फेज डिफरेंस और पथांतर, ये कलांतर और पथांतर यानी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में फार्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बटे लेमडा इंटू में डेल्टा एक्स, इसका भी शॉर्टकट होता है 2 पाई फेज डिफरेंस, 2 पाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा पाथ डिफरेंस। अगर आपसे मैं पूछूं, अब देखो इससे पूछूं मैं 4 पाई पाथ फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस बताओ 2 लेमडा, तो इससे आप निकाल सकते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो अगर जब कंबाइन होती हैं दो रेज या दो वेव तो उनका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो कब होता है, जब पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है वो एन लेमडा के बराबर हो, यानी 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा इनके बराबर पाथ डिफरेंस है तो आपका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इनका पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा है, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा जैसे एन लेमडा बाई टू, 3 लेमडा बाई टू, 5 लेमडा बाई टू, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इंटेंसिटी यहाँ पे देख लीजिए, ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट ये निकला है बड़ा हो गया पीक इनका, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव, तो जितना पीक था उससे भी कम हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फार्मूला अगर लिखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होता है, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस, ठीक है। अब देखो
इंटेंसिटी का फार्मूला लिखें तो आपको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड अंडर रूट आई हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ स्क्वायर लिखा है वहाँ पर आई कर दो, तो आई इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है, ये होता है I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाई। इसको भी आप याद रखिए। ठीक, चलो YDSC में डेल्टा एक्स यानी कि पथांतर जो होता है वो कितना होता है, तो डी साइन थीटा होता है, इसको भी याद रखिए। और फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज विड्थ यानी ये वाई, इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, लेमडा एक मिनट, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होती है, लेमडा डी बाई डी। ठीक है, डी क्या होती है, स्लिट के बीच की दूरी, यानी ये दूरी जो हमने ली थी, और ये स्मॉल डी क्या है, ये जो छेद हैं ये दोनों छेदों के बीच की दूरी है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये इंटरफेरेंस हो गया। एटॉमिक फिजिक्स थोड़ा हम देख लेते हैं, बस 2-1 पेज बचा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। 1.5-2 घंटे में पूरा मैंने आपको 11-12 पढ़ा दिया है, समझ लो। ठीक है, और क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिए हैं सारे। एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो बोहर ने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है और उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 का मल्टीपल होता है। तो याद रखिए बोहर ने बताया था L = NH/2। तो पूछिए किसने बताया था, तो बोहर ने बताया था। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। कब, जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में रिवोल्ट होता है। ठीक है, अब अगली चीज़ देखते हैं, रेडियस का फार्मूला याद रखिए। रेडियस का फार्मूला होता है 0.53। ये इलेक्ट्रॉन का है जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है, वो कितनी रेडियस पे घूम रहा है, तो 0.53 n² / Z एंगस्ट्रॉम। n² क्या है, कक्षा की संख्या है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 0.53 n² एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है एनर्जी का, nth लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो होगी -13.6 अपॉन में n² और इंटू में Z²। यहाँ पे Z²/n²। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो Z = 1 होता है, तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है -13.6 अपॉन में n²। अब देखो जब हाइड्रोजन पहले कक्षा से दूसरी में जाएगा तो यानी n = 2 है, तो जब 4 रखेंगे तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। ये दूसरे कक्षा की है, जब 3 रखेंगे तो ये 1.5 ऑन आएगा, ये तीसरे कक्षा की इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एनर्जी याद कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और होता है, जब देखो जब कोई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है और जाते ही, ठीक है, वो लौटता है वापस, और वापस लौटने पर जो एनर्जी हमने दी थी वो इमिट करता है, तो हमें एक फोटॉन मिलता है जिसका कुछ तरंग दैर्घ्य होता है। उस तरंग दैर्घ्य का मान निकालने के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया, 1/λ = RZ² × 1/n1² - 1/n2²। n1 क्या है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन वापस लौटा, n2 क्या है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गया था। इस प्रकार से सीरीज बनती है, और इस सीरीज में लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, ठीक है, पास्चन सीरीज, फुंड सीरीज, ये सारी सीरीज बनती है। और इनमें से जो आपकी बामर सीरीज है वो विजिबल रेंज की होती है, बाकी सारी इनविजिबल रेंज की होती है। ये है रिडबर्ग कांस्टेंट R, इसकी वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ होती है। कुल मिला के ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला फार्मूला और एक एनर्जी वाला, इसको आप एटॉमिक फिजिक्स में याद रखिए। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो अगर हम आपसे पूछें जो ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर Z+n होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये ए क्या है आपका, द्रव्यमान संख्या है, तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और R ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की अगर रेडियस की बात करें तो वो होता है 10⁻⁻15 फर्मी। तो याद रखिए न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 10⁻⁻15 फर्मी होता है। एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, याद रखो। एनर्जी का फार्मूला लिखें तो Δmc², डेल्टा एम है मास डिफेक्ट, ठीक है, और सी का स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, ये आप याद रखिए। और क्या याद रखने की ज़रूरत है, अच्छा, रेडियो एक्टिव डी के कांस्टेंट याद रखिए। रेडियो एक्टिवता 6 है, इसमें जो है हाफ लाइफ याद रखिए, केवल एक फार्मूला 0.693 अपॉन में लेमडा होता है, ये याद रखिए। और n = n0 × e⁻⁻λt है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव 6। जब रेडियो एक्टिव 6 होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे, उनके कुछ क्षय होता जाता है पार्टिकल्स का, तो वो क्षय का जो रेट है, जैसे इनिशियली पार्टिकल आपके पास n थे और बाद में कितने बचेंगे 10t के बाद, तो n0 × e⁻⁻λt। तो ये रिलेशन होता है, ये रेडियो एक्टिविटी के कांस्टेंट है। ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें आपका प्रीवियस ईयर टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ ताकि अच्छे से। ऊपर क्या, मैंने तो इसको बिल्कुल खंगाल डाला है, कुछ छोड़ा ही नहीं है इसमें, सब कुछ आपको अंदर तक बताया है मैंने। देखिए कब 2 बजे लेक्चर चालू किया था हमने, और पहले ही देखिए 1 घंटा 33 मिनट यहाँ पे हो चुका है समय। 1 घंटा 33 मिनट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और आगे 2-1 पेज अभी और शायद बचा हुआ है। बहुत सारे कंसेप्ट यार, पूरा 11-12 इसमें था, इतना जान लो। अगला देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप 2 चीज़ें याद रखिए। एन का मतलब क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो होल से ज़्यादा होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पी मतलब पॉजिटिव, तो इसमें होल जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो
कंसंट्रेशन इंटेंसिटी का। अच्छा देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिए। और सिग्मा ऑफ सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ होल्स प्लस सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डेंसिटी जो होती है सेमीकंडक्टर की वो क्या होगी, सिग्मा ऑफ होल्स यानी डेंसिटी ऑफ होल्स प्लस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। म्यू क्या होता है, मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी मतलब चालकता होती है, ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखिए, करंट का फार्मूला, करंट का फार्मूला NEAVD होता है। VD क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए क्या होता है एरिया, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है इसका फार्मूला। तो इसको याद रखिए, आई इज इक्वल टू NEAVD या करंट का है, इसको भी याद रखिए, कहीं से कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से ये थोड़ा सा और टॉपिक बचा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो याद करो, IB मतलब बेस का करंट प्लस कलेक्टर का करंट अगर जोड़े तो IE आता है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, IB आपको दिया रहेगा सपोज दैट 5 और IE दिया रहेगा आपको 6, ठीक है, और आपसे IB पूछेगा तो IB इधर लिखा और ये 6 दिया है तो IB की वैल्यू हो जाएगी 6 - 5 बराबर 1। तो ये फार्मूला आप याद रखिए कि करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर इज इक्वल टू करंट इन ई यानी कि एमीटर। इसको आप याद रखिए। NPN को कैसे दर्शाते हैं, NPN को देखो, जो हमारा करंट है वो कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है। तो देखो, ये हमारा सपोज दैट P है, तभी तो ये N है, तभी तो करंट फ्लो हुआ, यानी कि ये दोनों PN है, तो बचा कौन, N, तो ये हो गया NPN। ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं। दूसरा फिगर देखो, हमेशा करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है, तो पॉजिटिव ये वाला हो जाएगा, इस बार निगेटिव ये वाला हो जाएगा, तो ये PN बन गया, तो ये P, तो यानी PNP, ठीक। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे होती है IC/IE और बीटा की वैल्यू यहाँ पे होती है IC/IB। तो ये सारे कुछ फार्मूले थे, इनको ऐसे ही रट लीजिए आप, और बाकी कंसेप्ट मैंने आपको जितने भी हो सकते थे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कुछ लॉजिक गेट की बात कर लें, अगर आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। लॉजिक गेट्स थोड़ा इसमें मैंने ऐड नहीं किया था, वही टॉपिक बचा है लॉजिक गेट्स। बाकी मैंने 2 घंटे में पूरा फिजिक्स आपको 11th-12th का रटा दिया। देखो, लॉजिक गेट्स, 2 लॉजिक गेट आप जानिए। एक होता है ऑर गेट। ऑर गेट बनता कैसे है, मछली की तरह बनता है, ठीक है, यहाँ A सिग्नल, यहाँ B सिग्नल, और ये हो गया आपका ऑर गेट, ठीक है। अगर नॉर गेट बनाना है, पहले नॉट गेट समझिए, ये हो गया आपका ऑर गेट, ठीक। अब अगर आपको बनाना है नॉट गेट, तो नॉट गेट याद रखिए, नॉट गेट आपका होता है इस तरह से, ये होता है आपका नॉट गेट, यहाँ A, यहाँ पे B, ठीक, और यहाँ पे होता है नॉट गेट, इस तरह से आउटपुट होता है। तो ये नॉट गेट है, अगर पहचानने दे दिया तो ये है नॉट गेट। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर क्या होता है, नॉट आफ्टर आर, नॉट आफ्टर आर। ऑर गेट कैसे बनाया था हमने, ऑर गेट हमने बनाया था कैसे, ये हमने ऐसे बनाया था ऑर गेट, ठीक है, ये हमने बनाया था ऑर गेट, और इसके बाद नॉट लगा दें तो नॉर गेट हो गया। और वो कैसे बनाया था हमने, यहाँ पे अगर सिग्नल की बात करें, ये भी नॉट गेट कैसे बनाया था, ये ऐसे होता है नॉट गेट, ठीक है, गलत बना दिया हो तो वहाँ पे देख लेना। नॉट गेट ऐसे होता है, ये होता है नॉट गेट, और ये होता है नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब नॉट आफ्टर आर, आर गेट बनाओ उसके बाद नॉट लगा दो तो नॉर हो गेट। इस प्रकार से मैंने सेमीकंडक्टर जितने भी आपके सारे चैप्टर थे, 15-20 चैप्टर, उनको मैंने इसी वीडियो में निपटा दिए हैं। आप पढ़िए, इनको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको फिजिक्स देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिए थे ऑलरेडी। इस प्रकार से हम लोग लगभग 600-700 क्वेश्चन फिजिक्स के कर चुके। उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी। केमिस्ट्री में आपको पूरा लगभग पढ़ा चुका हूँ। मैथमेटिक्स के मैंने सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए। GS का मैंने 300 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है आज ही, और हिंदी के मैंने 400 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है लगभग। तो इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आप पेपर में जाइए, जाहिर सी बात है आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। काफ़ी रात हो चुकी है, जहाँ पे समय देख सकते हैं 4:17 है। 2 घंटा से मैं चिल्ला ही रहा हूँ। अब मैं जाके पानी पीऊँगा थोड़ा सा, तो आप भी पानी पी लीजिए, उठ जाइए और खा पी के फिर पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।